चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर शुरू कर रहे हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर को के एक ट्री जिसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये जितने भी आनुवंशिक बीमारियां हैं वंश ये पुराने वंशजों से होते चला आ रहा है। जैसे अगर एंसेस्ट्रल डिसऑर्डर किसी भी प्रकार का है, यानी कि एंसेस्टर में पूर्वजों में अगर कोई भी बीमारी है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चली जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसी को हम लोग एक चार्ट के द्वारा दर्शाते हैं और उस चार्ट का नाम है पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री एनालिसिस कोई डिजीज नहीं है, ये अभी आनुवंशिक बीमारी हम लोग शुरू नहीं किए। आनुवंशिक बीमारी हम लोग को आगे पढ़ना है, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। आनुवंशिक बीमारी दो तरह का होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब उसमें शामिल होंगे। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जैसे कि जो क्रोमोजोम के गड़बड़ी के कारण होता है, जैसे क्रोमोजोम के गड़बड़ी के कारण होने वाला बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। इधर जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है। ये सब जो डिजीज आप देख रहे हैं, एल्बिनिज्म है, ठीक है। ये सब को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और एक होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर यानी मेंडेलियन रोग, मेंडेलीय रोग और गुणसूत्रीय रोग, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग को बात नहीं करना है। अभी हम लोग सिर्फ उसी को एक एंसेस्टर में किस प्रकार से, पूर्वजों में किस प्रकार से ये आनुवंशिक बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है, उसके बारे में हम एक चार्ट बना रहे हैं और उसी चार्ट का नाम है पेडिग्री एनालिसिस। अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस में ये मत सोच लीजिएगा कि अगर मान लीजिए पूर्वज में, जैसे हमारे पूर्वज को किसी को बुखार हुआ था, मेरे दादाजी को बुखार हुआ, तो अब दादाजी को बुखार वाला बात भी लिखा जाएगा, नहीं। आनुवंशिक बीमारियों को एक ट्री के रूप में, एक वृक्ष के रूप में उसको हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, और वही होता है पेडिग्री एनालिसिस। जैसे कि यहाँ आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले हम लोग सिंबल, इसके बाद देखा जाएगा सिंबल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। अगर कलर नहीं रहता तब ये नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल होता, लेकिन यहाँ कलर्ड है। कलर्ड मतलब अंदर से रंगा हुआ है, पेंटिंग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अफेक्टेड मेल यानी प्रभावित मेल, अब प्रभावित फीमेल है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ प्रभावित मेल, इनका जो संतान हुआ है, ये आपको जेनरेशन समझना होगा। ये पेरेंटल जनरेशन हो गया, ये इनके संतान का जनरेशन हो गया, फिर उसके बाद उनके संतान का जनरेशन, मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चला जाता है। और इसी तरह का ये वृक्ष के रूप में, ट्री के रूप में होता है। तो इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं क्या, ये पेडिग्री एनालिसिस। चलिए अब डिफिनेशन इसका नोट कर लेंगे। एक आप लोग चार्ट पहले बना लीजिए पेडिग्री एनालिसिस का, एक इस चार्ट को उतार लीजिए सिर्फ, ताकि दिखाई दे आपको कि किस प्रकार से होता है। पहले इसको उतार लेंगे, एक चार्ट इसको उतारिए। हाँ, पहले उसको उतार लेना है जल्दी से। एक चार्ट थोड़ा बना लीजिए उसका, ताकि पता चल सके। पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आपको देखते ही मालूम चले कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हो गया।
लिख लिए। डिफिनेशन लिखेंगे, ए स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ancestral study of ancestral history of man, चाहे human, of human, study of, सॉरी इसको थोड़ा सुधारिए, ancestor, study of ancestral history of human, of transmission of transmission of genetic characters from one generation to next generation, from one generation to next generation are called pedigree analysis. A study of ancestral history of human. A study of ancestral history of human, of transmission of genetic characters from one generation to next generation. हो गया? लिख लिए इसको। पेडिग्री एनालिसिस में क्या बोलेंगे? ए स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य के पैतृक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैतृक इतिहास बोलने का मतलब क्या हुआ? यानी कि उनके पूर्वजों की कहानियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये मनुष्य के पैतृक इतिहास का अध्ययन होता है, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों यानी पूर्वजीय पैतृक इतिहास के आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की का जो अध्ययन होता है वो कहाँ होता है? पेडिग्री एनालिसिस में होता है, और वो पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। लिखेंगे इसका हिंदी, देखिए, मनुष्य के पैतृक इतिहास का, मनुष्य के पैतृक इतिहास का, मनुष्य के पैतृक इतिहास का एक पीढ़ी, मनुष्य के पैतृक इतिहास का मनुष्य के पैतृक इतिहास के
मनुष्य के पैतृक इतिहास के आनुवांशिक लक्षणों का, मनुष्य के पैतृक इतिहास के आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, क्या लिखेंगे, मनुष्य के पैतृक इतिहास के आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण के अध्ययन को, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण के अध्ययन को, पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। स्थानांतरण के अध्ययन को पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। जैसे में लिख लेंगे, अब आनुवांशिक बीमारी जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल अनीमिया, एल्बिनिज्म एटसेट्रा, ये सभी आनुवांशिक बीमारी हो गए। और इन आनुवांशिक बीमारियों को अगर हम किस प्रकार से स्टडी करें, उनके पूर्वजों के आधार पर अगर स्टडी किया जाए, उनके पूर्वज किस तरह से, मैंने उनके पूर्वजों में कौन सा बीमारी था। जैसे कि अगर हम बात करें विक्टोरिया की क्वीन का, तो विक्टोरिया की जो क्वीन थी ना, उनको कौन सा बीमारी था, हेमोफीलिया। वो हेमोफीलिया की वाहक थी, सिर्फ हेमोफीलिया के वाहक, फीमेल जो होती है ना, सिर्फ हेमोफीलिया की वाहक हो सकती है, लेकिन मेल को हेमोफीलिया होता है। हेमोफीलिया बीमारी फीमेल को नहीं होता है, फीमेल सिर्फ उसका कैरियर होती है, यानी कि वाहक होती है। उस बीमारी को लेकर ये चल सकती है, मतलब उस बीमारी को अपने साथ लेकर चल सकती है, और बस यही होगा कि वो बीमारी को फैलाने में मदद कर सकती है, लेकिन खुद प्रभावित नहीं होती है। तो सर ऐसा क्या है कि फीमेल को बीमारी नहीं होता है, मेल को ही सिर्फ बीमारी होता है? बहुत गलत बात है। मान लीजिए कि मेल क्या बिगाड़ा है कि उसको हेमोफीलिया होता है। हेमोफीलिया बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। हेमोफीलिया बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। ब्लीडर्स डिजीज यानी कि रक्त का रोग है ये, ब्लीडर्स डिजीज। अच्छा, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रॉयल डिजीज के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है, तो हेमोफीलिया को जाना जाता है। या ब्लीडर्स डिजीज या रॉयल डिजीज के नाम से हेमोफीलिया को। रॉयल डिजीज क्यों? क्योंकि रॉयल फैमिली को हुआ था। रॉयल फैमिली को, जैसे कि विक्टोरिया की जो क्वीन थी, वो तो सिर्फ मोहरा थी, इस बीमारी को फैलाने का काम कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ कैरियर थी, उसका वाहक थी। अब ये बीमारी मेल को इसलिए होता है क्योंकि मेल को अगर ये बीमारी हो भी जाए तो भी बेचारा जन्म ले लेता है, लेकिन अगर फीमेल को ये हो जाए तो फीमेल गर्भाशय में ही मर जाती है, गर्भावस्था में ही मर जाती है, यूट्रस में ही मर जाती है, यानी कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में खत्म हो जाएगी, उसका जन्म ही नहीं होगा। तो इसलिए माना जाता है कि फीमेल जो है हेमोफीलिया का डिजीज वाला हो ही नहीं सकती है। तो क्यों नहीं हो सकती? उसका रियल कारण यही है कि अगर फीमेल को डिजीज हो जाए ना हेमोफीलिया, तो गर्भाशय में ही मर जाती है, उसका जन्म नहीं होता है। क्योंकि आपको तो पता है कि ये डिजीज जैसे माता पिता से उनके लक्षण माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। क्यों? क्योंकि ये आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जब जेनेटिक डिसऑर्डर माता पिता से उनके बच्चों में आएगा तो बच्चे पहले गर्भाशय अवस्था में रहेंगे 9 महीने तक, और उसी अवस्था के दौरान ही आनुवांशिक पदार्थ का, आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। ये बात पता है आप लोग को कि अगर कोई बच्चा गर्भाशय के अंदर जब तक पल रहा होता है, उसी दौरान आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण उनके बच्चों में होता है। ये बात पता है कि नहीं? माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक लक्षणों का, जैसे आनुवांशिक लक्षण जिस तरह जैसा भी है, चाहे वो डिजीज वाला हो, कोई भी लक्षण का स्थानांतरण जब भी होगा तो कब होगा? जब वो गर्भाशयी अवस्था में है, यानी कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में है। तो उस दौरान उनमें क्या होता है कि डिजीज का ट्रांसमिशन होता है,
बीमारियों का स्थानांतरण होता है। अगर वो हेमोफीलिया का जीन आया है उसमें, तो उसके कारण अगर मेल है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फीमेल है तो वहीं पे टाइम टाइम फीस मर जाती है, उसका जन्म ही नहीं होगा। हाँ, अगर जन्म हो रहा है तो सिर्फ हेमोफीलिया की वो कैरियर हो सकती है, वाहक हो सकती है। अब कैरियर का क्या काम है? तो कैरियर का काम होता है कि अगर डिजीज वाले के साथ जिस दिन उनकी शादी होगी, उस दिन जो है, अब उसके बाद जो उनका संतान उत्पन्न होगा, उसमें एक संतान, उसमें से जो संतान होंगे उसमें ये हेमोफीलिया होने की संभावना होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग को जब ब्लड ग्रुप का हम बताए हुए थे आपको, अगर किसी के पास I0 वाला जीन है, सपोज सुनिएगा, ब्लड ग्रुप में ही अगर किसी के पास I0 वाला जीन है और उसका शादी अगर I0 वाले जीन के साथ अगर होता है तो वो ब्लड ग्रुप बन जाएगा। लेकिन वो ब्लड ग्रुप नहीं बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसके साथ क्रॉस कराएंगे ना जिसमें I0 नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब ये राजा महाराजा लोग थे, ये लोग कभी भी अपना शादी जो है किसी प्रजा से करेंगे नहीं, ये लोग आपस में अपने क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी कर लेते थे। तो इसका परिणाम क्या निकला कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी करने का परिणाम यही निकला कि धीरे धीरे बीमारी जो है बढ़ते चला गया। कभी भी इसीलिए बोला जाता है कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी न करें। अब जैसे साउथ में आप देखते होइएगा, साउथ का मूवी देखते हैं, बुआ के बेटी से, मामा के बेटी से, तो ऐसा इसलिए नहीं मना किया जाता है कि हाँ वो आपकी बहन है, ऐसा इसलिए नहीं मना किया जाता है क्योंकि जो आपकी माँ है, तो आपके माँ के जितने संतान होंगे वो आप अपने खास भाई बहन हुए, बस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिलेटिव्स के बीच, अगर जैसे मामा की बेटी, फुआ की बेटी, तो इसमें क्या है कि आपके माँ में जो जीन है वही जीन आप में भी आया है, बस समझ में आया। और आपके माँ में जो जीन है यही आपके मामा में भी जीन है, और वही जीन मामा से उस बच्ची में भी गया है। और अगर क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी होता है तो अगर मान लीजिए कि आपके नाना जी को या नानी को कोई अगर अनुवांशिक बीमारी होगा तो उतना ही जाने का संभावना आपके माँ में भी है, उतना ही आपके ये मामा में भी है, जा सकता है अनुवांशिक बीमारी। तो इसके कारण उतना ही संभावना होगा आपके माँ से आप में आने में, और आपके मामा जी से आपके ये उनके बेटी में जाने में। तो इस तरह से ये सोचिए कि अनुवांशिक बीमारी अगर दोनों को दोनों वही हाल है, जैसे आई जीन उसमें भी गया, आई जीन इसमें भी गया, तो आई जीन मिलकर वो नहीं बना लेगा। तो सेम उसी तरह का कंडीशन यहाँ भी हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि क्लोज रिलेटिव के बीच कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि अगर कोई डिजीज अगर होगा तो आपस में धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और ऐसा रिजल्ट इसका क्या हुआ कि विक्टोरिया की क्वीन का पूरा खानदान ही खत्म हो गया। विक्टोरिया की जो क्वीन थी, उसका, विक्टोरिया क्वीन जो थी उसका पूरा खानदान खत्म हो गया हेमोफीलिया के चक्कर में। और उसका विश्लेषण हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, एक एनालिसिस जो है हम लोग देखेंगे, एक चार्ट देखेंगे, ठीक है, ब्लीडर्स डिजीज हेमोफीलिया का। बाकी इसका हिंदी लिख लिए हैं, इसमें लिख लेंगे हेमोफीलिया, जैसे में लिख लीजिए, जैसे हेमोफीलिया, रंग वर्धांतता हो गया, या कलर ब्लाइंडनेस, दात्र कोशिका और रक्तता, हेमोफीलिया, रंग वर्धांतता, या सीधे लिखिए ना कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांध उसी को बोलते हैं। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या रंग वर्णांध, सिकल सेल अनीमिया यानी दात्र कोशिका और रक्तता, दात्र कोशिका और रक्तता, और एल्बिनिज्म, दात्र कोशिका और रक्तता, दात्र कोशिका और रक्तता और एल्बिनिज्म, ये सब आनुवांशिक बीमारी हो गया। और इसी के चार्ट का जो विश्लेषण किया जाएगा, इसी के चार्ट, इसी का जो चार्ट बनाया जाएगा, पूर्वजीय चार्ट के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर, हमारे खानदान में हमारे पूरे पूर्वज लोग से लेकर अभी तक अगर किसी भी प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है और उसका अगर हम स्टडी करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उसका अध्ययन करें, तो उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। बस समझ में आया? यानी कि हमारे पूर्वजों में किसी भी प्रकार का अगर आनुवांशिक बीमारी था तो है भी, खत्म नहीं होगा वो। अगर मान लीजिए कि हमारे दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी,
उनके दादाजी। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते चला गया। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले जो आए होंगे उनको अगर कोई आनुवांशिक बीमारी अगर होगा तो उनके बाद दूसरे पीढ़ी में आया होगा, उसके बाद फिर अगले पीढ़ी में आया, फिर उसके बाद वाले पीढ़ी में आया। इस तरह से होते होते हम लोग के पीढ़ी में आ गया, हमारे दादाजी को हुआ, दादाजी के बाद पापा में आ गया, पापा में अब हो सकता है कि दादाजी में अगर वो बीमारी है तो दादाजी के अगर मतलब चार बेटे हैं तो 4 बेटे में से हो सकता है कुछ में जाए कुछ में नहीं जाए, ये भी होता है। अब ये नहीं कि सब में आनुवांशिक बीमारी चला ही जाएगा। अभी हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बनाएंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एकदम अपने भाषा में, किताबी भाषा से दूर, एकदम अपने भाषा में आपको सारा चीज हम यहाँ पे चार्ट बनवा के बताएंगे। आप उस वहां पे लिखेंगे कि ये कंडीशन होता है, इस कारण से ऐसे होगा, एकदम अपने भाषा में। अच्छा, इसको उतार लिया आप लोग। चलिए सेम लिखेंगे, सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, यानी पेडिग्री एनालिसिस में उपयोग किए जाने वाले, पेडिग्री एनालिसिस में उपयोग किए जाने वाले संकेत, ठीक है, यानी कि वंशावली विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले, वंशावली विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले संकेत। देख लिए एनसीईआरटी में आप लोग का 4.14, पुराने वाले एनसीईआरटी में 5.14, फिगर नंबर 5.14 देखेंगे, वहां पे कुछ चार्ट सिंबल बना हुआ है इसका, ठीक है, और उसी सिंबल को हम लोग पढ़ा जाएगा। हिंदी लिख लिए इसका, वंशावली विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले, वंशावली विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले संकेत। देखिएगा बोर्ड पे देखेंगे पहले नंबर में, ये क्या है जी, देखिए ये है नॉर्मल मेल। पहले देखिए ध्यान से, अभी बाद में छापेंगे, हेलो, पहले बोर्ड पे समझना है, क्योंकि ये सारा चीजें सिंबल घर पे जाके गोल का और लंब का ऐसे याद नहीं हो पाएगा। जो देखना है यहीं पे बढ़िया समझिए तब याद होगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए ये है नॉर्मल मेल, ये सामान्य मेल है जो कि अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड मतलब अनअफेक्टेड विथ डिजीज, यानी बीमारी से अप्रभावित है। अनअफेक्टेड विथ डिजीज यानी रोग से अप्रभावित, अनअफेक्टेड यानी रोग से अप्रभावी है, अप्रभावित कर दीजिए, अफेक्टेड, रोग से अप्रभावित यानी इसको कोई भी रोग नहीं है। बात समझ में आया? तो ये नॉर्मल मेल है, यानी कि सामान्य, इसी को बोलते हैं सामान्य नर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर में देखेंगे, जैसे ये अगर इस तरह से गोलाकार मिलेगा तो क्या समझना है, ये भी नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है। नॉर्मल जहां भी लिखा हुआ है मतलब ये मत समझ लीजिएगा नॉर्मल मतलब बेचारा एकदम सामान्य है, और उस सामान्य नहीं समझ लेना है। ये नॉर्मल मतलब है कि ये स्ट्रांग है, मजबूत है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये यानी कि वही हम लिखे हैं रोग से अप्रभावित है, इसको रोग नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं किया है बीमारी इसको, ठीक है, यानी ये अनअफेक्टेड है। तो नॉर्मल फीमेल यानी क्या हो गया, सामान्य मादा, सामान्य मादा, इस मादा को कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए ये सामान्य नर है, हेलो, ये सब पता है ना आपको, सामान्य नर है। अच्छा, ये क्या है जी, सामान्य मादा है। इन दोनों के बीच में ये एक डंटा डाल दिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल, बात समझ में आया।
जैसे इन दोनों को जोड़ा गया, एक बंधन में इसको बांध दिया गया। इसका मतलब कि इसमें क्या हुआ है, मेटिंग हो रहा है। अच्छा है, इसी को आप बोल सकते हैं इनकी शादी हुई है, मैरिज, शादी हुआ है इनका, या मेटिंग यानी कि इनके बीच संभोग हो रहा है। तो ये मेटिंग को दर्शाता है, यानी कि या बोल सकते हैं मैरिज हो रहा है इनके बीच, मैरिज है, शादी को दर्शाता है। अच्छा, अब देखिए चौथे नंबर में, अब यहां हम लोग एक मेल को लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक फीमेल को लेते हैं। नहीं, अभी ये मेल हो गया, बाद में उसको लिखा जाएगा वैसे। ठीक है, ये चौथे नंबर में देखेंगे। अगर इस तरह से है तो इसमें क्या है जी, पूरा का पूरा ये तो कलर्ड है, नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सर एक खंडा बना हुआ है, अब पूरा खंडवे रंगा हुआ है, यानी कि पेंटेड है, कलर्ड है ये। आप लोग वहां पे, अब कॉपी पे इतना कचरा मत करिएगा लोग, आप लोग ऐसे बस खींच दीजिएगा, लाइनिंग खींच दीजिएगा। ठीक है, इसमें यानी कि उसको भर दीजिएगा, सिर्फ उसको सिर्फ भर देना है। अच्छा, अभी ना कि पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो अनएफेक्टेड था ना जी, तो अब ये हो जाएगा अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल का मतलब क्या होता है, प्रभावी नर, यानी कि अब ये सामान्य नहीं रहा, नॉर्मल नहीं रहा, अब इसको बीमारी हो गया। ठीक है, ये अफेक्टेड हो गया है, प्रभावी हो गया, प्रभावी नर, प्रभावित नर कर दीजिए, चाहे प्रभावी नर भी ठीक। पांचवें नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये इस तरह से अगर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अफेक्टेड फीमेल। मेल, ये तो सिंबल आपको पता चल गया, मेल ऐसा होता है, फीमेल ऐसा। कलर नहीं रहेगा तब वो सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन अगर अंदर से कलर्ड है मतलब कि उनको डिजीज है। ठीक है, तो ये अफेक्टेड फीमेल यानी कि प्रभावित, प्रभावित मादा, ऊपर वाला को भी प्रभावित कर लीजिए, प्रभावित मादा, मैदा नहीं, प्रभावित मादा। ठीक है, चलिए इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से उतार लेंगे। ट्विंस आप लोग को पढ़ाए थे ना, जुड़वा। हो गया, अगर यही इस तरह से बना हुआ रहे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि लिंग का उल्लेख नहीं हो पा रहा है, ये क्या है, बस ये पता चल रहा है जैसे संतान, बच्चा होने वाला है, पर ये बच्चा कौन सा होगा, मेल है या फीमेल है, ये अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तो लिख लेंगे
सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसका मतलब हुआ लिंग का कोई उल्लेख नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, लिंग का कोई उल्लेख नहीं, यानी कि ये लिंग क्या होगा, नर या मादा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहीं अगर इसके बीच में 5 डाल दिया जाए, अगर इसी के बीच में ऐसा बना हुआ हो, खंडा ऐसे बना हुआ है, ऐसा 5 डाल दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 अनअफेक्टेड, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, यानी इसका मतलब हुआ 5 अप्रभावित संतान। ठीक है, यहाँ 5 संतान तो रहा है, तो आपको तो पता है कि अगर इस तरह का सिंबल देखिए, इस तरह का सिंबल रहेगा तो इसमें सेक्स स्पेसिफाइड होगा क्या, यानी क्या लिंग का उल्लेख होगा। स्पेसिफाइड मतलब होता है उल्लेख होना। क्या लिंग का कंफर्म पता चलेगा? नहीं सर। अगर ये सीधा रहता ना, इस तरह घुमा हुआ, तब उसको बोलते कि मेल है। गोला रहता ना, तब इसको बोलते फीमेल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जब तक गर्भावस्था में है तब तक मालूम थोड़ी है कि ये क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। मछली जब पानी में है तो कंफर्म थोड़ी होगा कि वो निकल ही जाएगा, खा ही लेंगे। तो उसी तरह का हालात होता है। तो जब ये हालात हो, जब आप जानते ही नहीं हो कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो उस समय ऐसा सिंबल दिखाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिंग का कोई उल्लेख नहीं हो सकता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन अगर इसी के बीच में 5 डाल दिए, 2 डाल दिए, 1 डाल दिए, 4 डाल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतना अप्रभावित संतान होगा। लेकिन वो संतान अब नर होगा कि मादा, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है ना है जी, दोनों का सिंबल सेम है। बस इसमें 5 डाल दिए, इसका मतलब हुआ 5 अप्रभावित ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मतलब कि इतना पता है कि 5 गो अप्रभावित, यानी कि सामान्य ठीक ठाक बच्चा होने वाला है, लेकिन वो बच्चा लड़का होगा या लड़की ये पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5 अप्रभावित, 5 अप्रभावित संतान, 5 अप्रभावित संतान। ठीक है, 5 अप्रभावित संतान। लिख लिए। चलिए अब उतार लिए इसको। अब ट्विंस का कंडीशन हम लोग देखेंगे। ट्विंस में क्या होगा सर, ट्विंस का सिंबल कैसा होता है? ट्विंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं सर। जुड़वा, जुड़वा का क्या कंडीशन होता है? अच्छा, तो एक बात आपको पता है, जुड़वा का सिंबल देखिएगा ध्यान से, पहले रुकिए। इसमें 2 कंडीशन होता है सर। जुड़वा 2 तरह का होता है, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब होता है सर, एक को जाइगोट बनेगा, बताए थे ना सर, जाइगोट एक ही बनेगा और यही जाइगोट क्या हो जाएगा, 2 भागों में बंट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो संतान होता है वो या तो लड़का होगा तो दोनों लड़का, नहीं तो लड़की होगी तो दोनों लड़की। ये बात बताए हुए थे आप लोग को। तो उसको तब उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों या तो लड़का एक साथ होगा तो दोनों के दोनों या तो लड़का, और नहीं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, लड़की। अच्छा, अब देखिए इनके बीच अगर ये मिला दिए तो ये क्या हो गया, लड़का लड़का के बीच मेटिंग, ये लड़की लड़की के बीच मेटिंग। ऐसा नहीं करना है, यहाँ हम लोग को ऐसे घिंच देना बस। अब जाके ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बस समझ में आया? ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये मेल और ये फीमेल चाइल्ड।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दूगो फीमेल जुड़वा बच्चा है और ये दूगो मेल जुड़वा बच्चा है। तो ये बात याद रखना है, ऊपर से खींचा हुआ रहेगा और नीचे भी इनको ऐड किया हुआ रहेगा। अगर नीचे वाला को जैसे हटाइएगा तो ये बन जाएगा डाइजाइगोटिक ट्विंस। और डाइजाइगोटिक ट्विंस में दोनों कंडीशन होता है, या तो दोनों लड़का या दोनों लड़की या एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस उसको कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गया। अच्छा, इसी का दूसरे नंबर में हम लिख देते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब सिंबल है, ये नहीं याद रखिएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये सिंबल आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अच्छा, हो सकता है नीचे करें ट्विंस। अच्छा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में बताए थे आपको, इसमें दो गो अलग अलग जाइगोटे बनता है। बात समझ में आया ना? दो गो इसमें जाइगोटे बनता है। अब मोनोजाइगोटिक में एक के जाइगोट बनेगा और एक ही जाइगोट दो अलग अलग सेलों में टूटकर और डेवलप होकर दो गो कोरक, ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, कोरकपुटी बनेगा और तब उससे नया संतान विकसित होगा। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो अलग अलग जाइगोट बनेंगे और दोनों जाइगोट विकसित होकर नया संतान बनाएंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो इसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस में, तो इसलिए डाइजाइगोटिक ट्विंस से संभावना रहता है कि दोनों के दोनों लड़किये हो। अच्छा है, दोनों के दोनों लकड़ा हो, लंगड़ा नहीं। इसको मिलाना नहीं है, मिला दीजिएगा तब हो जाएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, बस यही होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस और यह मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इस तरह का सिंबल जो है नीट में पूछ देता है, दे देता है और पूछता है कि इनमें से क्या कंडीशन है, ये सिंबल किसका है। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैरियर है किसी बीमारी के लिए, किसी बीमारी या रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए अगर वाहक है, कैरियर है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे उसको पहचाना जाएगा? कितना नंबर था ये? 8 9। अगर सिंबल कुछ ऐसा हो तो इसका मतलब हुआ कैरियर फीमेल। क्या होता है इसका मतलब? करियर फीमेल नहीं, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल ऑफ कौन सा बीमारी के लिए कैरियर होगी? ऑफ सेक्स लिंक्ड, यानी कि लिंग सहलगन। पढ़ाए है ना, लिंक्ड का मतलब क्या होता है? लिंकेज बताए थे ना, लिंकेज मतलब सहलगनता, और लिंक्ड यानी कि सहलगन। ठीक है, यानी कि लिंग सहलगन कैरियर फीमेल ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कर दीजिए। डिसऑर्डर बीमारी जो है दो तरह का होता है, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, कैरियर फीमेल ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको लिख लिए है ना, मोनो जाइगोटिक और डाई जाइगोटिक, इसी को फ्रेटर्नल भी कहते हैं, बताए थे। पता नहीं आप लोग याद रखते हैं कि नहीं। देखना आज कितना कम आया है सब, अभी सबको बुलाया गया है तभी है। इसका मतलब ये है कि बाकी सबको बवासीर हो गया है।
जो लोग भी अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना जल्दी हो बवासीर को ठीक करके क्लास ज्वाइन करिए। अब ज़्यादा समय नहीं है, इसी में खत्मा देंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। मैंने छुट्टिए भर में खत्म कर देंगे। पता चलेगा जब आप छठ बाद फ्री होके जब आइएगा तो उस समय रिवीजन चल रहा है, ये मेरा वादा है, उस समय रिवीजन चल रहा होगा। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ये ना सोचें कि एक के बार हम लोग, क्योंकि छुट्टी में आप लोग का क्लास जो खिंचाएगा देखें ही तो उस दिन का 1 घंटा 52 मिनट का वीडियो, तो उस तरह का चलेगा। आपको पढ़ने में वो 3 घंटा लग जाएगा। हाँ, चलिए लिख लिए। आप लोग रेगुलर नहीं आते हैं? आप लोग भी, आप आ रहे थे डेली? अच्छा, ऑनलाइन चल रहा था इसलिए नहीं आते थे ना। बहुत बढ़िया, अच्छा बात। मान जाके भीड़ ना हो जाता है जी, आप सब आ जाइएगा तो। चलिए लिख लिए। अच्छा, इसका हिंदी लिखेंगे। लिखे, लिंग सहलगन अप्रभावी रोग का वाहक मादा। लिंग सहलगन, लिंग सहलगन अप्रभावी रोग, लिंग सहलगन अप्रभावी रोग, रोग, लिंग सहलगन अप्रभावी रोग की वाहक मादा। लिंग सहलगन अप्रभावी रोग की वाहक मादा। लिंग सहलगन अप्रभावी, लिंग सहलगन अप्रभावी रोग की वाहक मादा। चलिए, अच्छा एक सुनिएगा। अच्छा, मान लीजिए इस तरह से अभी आप देखे तो ये क्या था? मेल था। ये नॉर्मल मेल है, इसको कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही आपने इसको कलर किया, कलर करने के बाद आपने क्या देखा कि इसको बीमारी हो गया, अफेक्टेड है। अच्छा, अब बेचारा को बीमारी तो हुआ था, अब बेचारा बीमारी से मर गया। डेथ ऑफ मेल, यानी नर की मृत्यु हो गई। नर, इस तरह का अगर इंडिकेशन कहीं मिला, ये सब आपको इंडिकेशन मेडिकल साइंस में ही मिलेगा। ये सब ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपको मेडिकल में सारा चीजें हर जगह यूज करना है। सिंबल, शॉर्ट सिंबल, ये हर जगह मिलेगा। इस तरह से अगर खींचा हुआ रहेगा तो सिर्फ बायोलॉजी वाला स्टूडेंट समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है, बाकी कोई नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है जी? यहाँ किसका डेथ हो रहा है? महिला की मृत्यु, डेथ ऑफ फीमेल। ठीक है, यहाँ देवी जी की मृत्यु हो रही है, यहाँ पुरुष का। देखो ब्लॉग बनाता है ना, उसमें देवी जी कहते रहता है, कहीं देखा होगा आपने? ठीक है, लिख लेंगे डेथ ऑफ मेल यानी नर की मृत्यु और मादा की मृत्यु। उतारिए, नर की मृत्यु और मादा की मृत्यु, नर की मृत्यु और मादा की मृत्यु। अच्छा, अगर इस तरह से रहा, अगर इस तरह है तो इस तरह का सिंबल को क्या बोलेंगे? एबॉर्शन, गर्भपात। हाँ, इस तरह का सिंबल आप शॉर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है। जो नहीं जाने या काट दे तो उस पर समझिए कि आप FIR तक कर सकते हैं, क्या कि सब लीगल है भाई, एकदम 100% प्रूव्ड है कि ऐसा सिंबल है। अब वो नहीं जानता है तो काट कैसे देगा? अब मान लीजिए कोई चीजें आप कोई नहीं जाने तो उसको गलत साबित कर दीजिएगा, जो जानते हैं उसको सही साबित करिएगा, ये गलत बात है। एबॉर्शन, गर्भपात, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टील बर्थ, स्टील बर्थ। अच्छा, स्टील बर्थ का मतलब भी समझ लीजिएगा। अच्छा, स्टील पितरिया का जन्म, स्टील बर्थ का मतलब होता है मृत प्रसव। जन्म तो होगा लेकिन ये कैसा होगा? मृत प्रसव। तो उसमें ये सब होता है, ऐसा प्रक्रिया। एबॉर्शन यानी गर्भपात या मृत प्रसव। मृत प्रसव मतलब होता है मरे हुए बच्चे का जन्म होना, तो उसी को ना गर्भपात कहा जाता है जी। गर्भपात में ऐसा थोड़ी है कि नया मतलब जीवित बच्चा उत्पन्न हो जाता है।
गर्भपात में तो जीवित बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। गर्भपात का मतलब होता है कि मरे हुए बच्चे का जन्म होना, तो मृत प्रसव उसी को कहते हैं। तो लिख लेंगे एबॉर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भपात। गर्भपात। अच्छा, या स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मृत प्रसव। ठीक है, मृत प्रसव यानी मरे हुए बच्चे का जन्म होना, ये एबॉर्शन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो आप लोग देखे थे सर, ये क्या है? मेल, नॉर्मल मेल है, अच्छा मेल है। ये फीमेल, इनके बीच शादी हो गया। तो अगर इस तरह का मेल या फीमेल है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकती है। अब उनके बीच शादी हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक और डंडा इसके बीच डालेंगे, अब ये क्या हो जाएगा? मैरिज विथ क्लोज रिलेटिव्स। बस समझ में? इस तरह का सिंबल क्या दर्शाता है? यानी कि क्लोज रिलेटिव के बीच शादी, यानी कि इसमें क्लोज रिलेटिव के बीच शादी हो रहा है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मैरिज विथ, इसका मतलब हो जाएगा मैरिज विथ क्लोज रिलेटिव, यानी कि घोर संबंधी के बीच। समझ ना? घोर संबंधी, हाँ मतलब हो गया। हाँ, हे भाई, क्वेश्चन पहले सोच समझ के पूछिए कि सर इसमें गर्भपात अगर होगा तो सिर्फ फीमेल में ना होगा, मेल में नहीं ना होगा। मेल में गर्भपात थोड़े होता है। अरे गर्भपात मतलब हुआ बच्चा अगर गर्भाशय के अंदर पल रहा हो और वो किसी कारण बस बच्चा नुकसान हो जाए, वो बच्चा अगर बाहर निकल जाए तो उसको गर्भपात कहते हैं। तो मेल में कब से बच्चा रहने लगा कि बाहर निकल जाएगा? ऐसा क्वेश्चन। तो ये एबॉर्शन या स्टिल बर्थ जो होगा फीमेल में ना होगा। अच्छा, एक मिनट सुनिएगा, मैरिज विथ क्लोज रिलेटिव्स इसको बोल सकते हैं, नहीं तो मेटिंग, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ये भी तो बोल सकते हैं ना। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मेटिंग, हाँ मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, यानी इसका मतलब ये हुआ संबंधी, सगा संबंधी के बीच संभोग या मैथुन। इसका मतलब है संबंधी के बीच मैथुन। हो गया? या रिश्तेदारों के बीच, ऊपर वाले का हिंदी लिख लिया, रिश्तेदारों के बीच शादी या रिश्तेदारों के साथ शादी, रिश्तेदारों के साथ शादी या संबंधी के साथ शादी। हो गया? रिश्तेदारों के साथ शादी, अथवा दूसरे वाले का लिख लेंगे रिश्तेदारों के बीच मैथुन यानी संभोग, रिश्तेदारों के बीच मैथुन। हो गया? अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए अब तो ये तो सब आप लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद का सिंबल अगर इस तरह का हो, ये क्या है जी? मेल है, देखेंगे मेल है। अच्छा, ये क्या है? फीमेल है। ये मेल है, ये फीमेल है। जैसे इसके बीच डंडा दिए, इसका मतलब क्या हो गया? इनके बीच शादी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इस तरह का ये लाइनिंग अगर मिला तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बाद कोई नया लक्षण उत्पन्न होने वाला इन दोनों के मिलने से। तो इसके बाद मान लीजिए कि ये लड़का हुआ, क्या है जी? यानी कि मेल और फीमेल के शादी के बीच किसका जन्म होता है? लड़का का जन्म होता है। और अगर मान लीजिए कि ये लड़का जो है, अगर ये लड़का, काय के लिए लड़का ही कहिएगा,
चलिए ऐसा बना देते हैं कि लड़का हो गया। लड़का यहाँ क्या है सर, बीमारी है, अफेक्टेड है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल पेरेंट्स विथ, पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल पेरेंट्स विथ अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल चाइल्ड। ठीक है, या मेल ऑफ स्प्रिंग, नर संतान, अफेक्टेड मेल चाइल्ड, चाहे ऑफ स्प्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग को क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है बस। बोर्ड एग्जाम की कहानी खत्म हो चुकी है, अब यहां से थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल की कहानी शुरू होती है। चलिए इसका हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, सामान्य जनक के साथ प्रभावित नर संतान, नर संतति। ठीक है, सामान्य जनक के साथ प्रभावित नर संतति, सामान्य जनक के साथ प्रभावित नर संतति। अच्छा, अगर यहीं ऐसे रहे तो इसको क्या बोलिएगा, नॉर्मल, नॉर्मल पेरेंट्स, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल पेरेंट्स विथ नॉर्मल, नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल पेरेंट्स विथ देयर नॉर्मल चाइल्ड, यानी कि सामान्य जनक के साथ उनके सामान्य बच्चे। चलिए ये पूरा सिंबल का उपयोग जो है अब हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे। हो गया, चलिए अब हिंदी इसका लिख लीजिए, सामान्य जनक के साथ उनके सामान्य बच्चे। सामान्य ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ये हम संभावना एगो बना दिए हैं कि मान लीजिए लड़का और लड़की के बीच अगर शादी होता है, शादी लड़का और लड़की के बीच होगा तो होता है, तो एक लड़की भी हो सकती है, एगो लड़का भी हो सकता है, फिर एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, तो ये सुखी परिवार हो गया। ठीक है, ये सुखी परिवार है। जरूरी नहीं है कि हम ही लोग को ये सारा, मतलब देखिए सारा का सारा जिम्मेदारी हम ही लोग को थोड़े मिला हुआ है कि वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, थोड़ा थोड़ा इसलिए बढ़ा दिए हैं, समझ में आया, मतलब दो से ज्यादा भी सही है। अब दो इसलिए सही, दो हमें चार हो गया है,
हम दो हमारे चार, तब ना हम मिला के 6 बनेंगे। तो इसलिए जरूरी है उस तरह भी, क्योंकि मान लीजिए भाई कहीं अगर किसी देश से लड़ाई हो गया तो 6 गो रहेंगे तब ना लड़ेंगे, तो ये भी सोच के चलना है। चलिए लिख लिए, सामान्य जनक के साथ उनके सामान्य बच्चे। लिख लिए इसको। अरे नहीं लिखे, हिंदी तो बोल रहे हैं उसी टाइम से। सामान्य जनक के साथ उनके सामान्य संतति या बच्चे, सामान्य संतति या बच्चे हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, नीट का 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। आपको ध्यान देना है किस बात पर, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि सगे संबंधी के बीच मैथुन या शादी। तो ये अब इसमें बताना है आपको सिंबल। यहां सिंबल दिखा रहा है कि मेल और फीमेल ये दोनों नॉर्मल है और अफेक्टेड चाइल्ड को जन्म दिए हैं। अच्छा, यहाँ ये जितने भी यहाँ संतान आप देख रहे हैं, इसमें ये मेल चाइल्ड हो गया, ये फीमेल चाइल्ड हो गई, ये अनस्पेसिफाइड लिंग, अनस्पेसिफाइड सेक्स हो गया। मतलब यहाँ लिंग जो है का कोई उल्लेख नहीं है, लड़का या लड़की कुछ हो सकता है लेकिन कोई उल्लेख अभी तक नहीं है। लेकिन ये तीनों के तीनों इसमें क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये किसको दर्शा रहा है सर, ये दर्शा रहा है अफेक्टेड इंडिविजुअल को। किसको, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या है जी सर, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है, प्रभावित व्यक्ति को दर्शा रहा है। अब इसमें से जितने हैं ये तीनों के तीनों प्रभावित हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है सगे संबंधी के बीच संभोग। यहां भी शादी हो रहा है, यहां भी मेटिंग हो रहा है, लेकिन क्लोज रिलेटिव्स के बीच नहीं हो रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में आप देखिएगा क्लोज रिलेटिव के बीच मीटिंग हो रहा है। हम बताए हुए थे जहां 2 गो डंटा होगा मेल और फीमेल के बीच, वहां समझिएगा क्लोज रिलेटिव के बीच मीटिंग। अच्छा, जहां एक गो डंटा होगा वो कहीं कहीं से खोज के शादी किया गया होगा, ठीक है। तो इसलिए हाँ मतलब ये जो है इधर उधर से खोज के शादी किया हुआ है, एक मेल अलग फीमेल अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिर्फ मीटिंग, लेकिन ये हो गया क्लोज रिलेटिव के बीच मीटिंग। तो इसका आंसर 4 सही होगा, ठीक है। उसी तरह का कुछ और क्वेश्चन आपके नीट का पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। अभी हम क्वेश्चन को सारा का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जितना भी क्वेश्चन है एक बार बस आप देखिएगा, आपको समझ में इसमें आ जाएगा। चलिए अब कुछ कंडीशन हम आपको बताते चल रहे हैं, कंडीशन को आपको नोट कर लेना है, नोट करेंगे। हेडिंग डालिए, देखिए कुछ कंडीशन है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कंडीशन टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब क्या क्या शर्तें हैं इसमें। सबसे पहली बात कि आपको पॉनेट वर्ग आना चाहिए, पॉनेट चेक बोर्ड, चेक बोर्ड यानी इसी को ना पॉनेट चेकर बोर्ड कहते हैं या पॉनेट बोर्ड, पॉनेट स्क्वायर बोर्ड कहते हैं। तो पॉनेट चेक बोर्ड जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए पॉनेट चेक बोर्ड। दूसरे नंबर में पॉनेट चेक बोर्ड मतलब हो गया पॉनेट चेकर बोर्ड यानी या पॉनेट स्क्वायर, पॉनेट वर्ग, इसका मतलब यही हुआ। पॉनेट वर्ग भी लिख सकते हैं, चाहे पॉनेट चेकर बोर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन होगा अगर डिजीज डोमिनेंट हो, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर वाला डिजीज हो, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर डिजीज हो, ठीक है। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर डिजीज हो यानी डिजीज कैसा हो, अगर प्रभावी लक्षण वाला यानी बीमारी, अगर बीमारी क्या हो, बीमारी प्रभावी हो। तो बीमारी अगर प्रभावी होगा, प्रभावी लक्षण वाला अगर होगा
ठीक है। बीमारी अगर, सॉरी इसको सुधार लेंगे, बीमारी अगर क्या हो, प्रभावी होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये बात का ध्यान रखना है कि प्रभावी अगर होगा ना तो दो तरह से होगा। अगर हम लोग डिजीज को सूचित करते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी मतलब डिजीज, डोमिनेंट डिजीज, तो इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे दो तरीका से, दो कंडीशन क्या क्या है, या तो डोमिनेंट अगर डिजीज है तो या तो कैपिटल डी या स्मॉल डी, नहीं तो कैपिटल डी, ऐसे दो को लिख सकते हैं। सर इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये दो कंडीशन हम इसमें दो तरीका से लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले इसका शर्त क्या है, कुछ शर्त है, इसका कंडीशन है, शर्तें, कंडीशंस। इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले नंबर में पॉनेट चेकर बोर्ड आपको आना चाहिए। पॉनेट का जो वर्ग है, पॉनेट वर्ग, उसको ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर का डिजीज है यानी बीमारी अगर प्रभावी है तो उस समय में इसके दो कंडीशन बनेंगे। आपको भी पता है प्रभावी के दो कंडीशन बनता है, एक तो कैपिटल डी, अगर डिजीज को हम डी से सूचित करें तो कैपिटल डी एगो ये प्रभावी हो गया, और नहीं तो कैपिटल डी स्मॉल डी, एक ये प्रभावी हो गया। अच्छा कैपिटल डी क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा। ये क्या होगा जी, होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस मतलब समयुग्मज, समयुग्मज ही होगा, या समयुग्मज होगा होमोजाइगस। और कैपिटल डी स्मॉल डी क्या होगा, तो सर ये हेटेरोजाइगस होगा। अरे आया समझ में, ये क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस होगा। कैपिटल डी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस होगा, कैपिटल डी होमोजाइगस होगा। एक समयुग्मज है, एक क्या है जी, सर ये विषम युग्मज है, विषम युग्मज। समझ में आया, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग है ना तो इसलिए विषम युग्मज, ये दोनों समान है ना तो समयुग्मज। तो ये दो कंडीशन इसमें आपको होगा। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर का डिजीज होगा तो इसका दो कंडीशन आपको यहाँ पे पता चलेगा। और अगर मान लीजिए कि डिजीज क्या हो, यदि डिजीज रिसेसिव हो, यदि डिजीज क्या हो, डिजीज, यह रिसेसिव डिजीज लिख देते हैं, रिसेसिव डिजीज। अगर डिजीज क्या हो, अगर डिजीज रिसेसिव हो यानी कि डिजीज अगर अप्रभावी हो, सॉरी हाँ अप्रभावी हो, यानी अप्रभावी रोग अगर हो, तो अप्रभावी रोग होगा तो इसमें एक ही कंडीशन होगा, सिर्फ अप्रभावी को स्मॉल डी से लिखेंगे। अरे आया समझ में, यानी कि सर अगर डोमिनेंट डिजीज होगा, अगर बीमारी डोमिनेंट होगा, ये सब लिखने का एक कंडीशन है हम लोगों को। जैसे अगर बीमारी दे दिया तो उसको कैपिटल डी से सूचित करेंगे। बीमारी को तो आप जानते हैं, डिजीज को कैपिटल डी से अगर सूचित किया जाए तो इसको कैपिटल डी, स्मॉल डी या कैपिटल डी और कैपिटल डी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि डिजीज को हम कैपिटल डी से सूचित करें। अगर डिजीज को कैपिटल ए से भी सूचित किया जाता है तो यही ना होगा, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर आप लोग जानते ही हैं। एक डोमिनेंट कैरेक्टर दो तरह का हो सकता है, होता है एक प्रभावी, एक होता है सॉरी, ये दोनों के दोनों बिल्कुल 100% प्योर वाला और एक इम्प्योर वाला, अशुद्ध वाला, बताए हैं ये आप लोग को। अच्छा उसके बाद अगर रिसेसिव डिजीज होगा यानी कि अप्रभावी रोग होगा तो क्या हो जाएगा, अप्रभावी रोग में स्मॉल डी हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका कंडीशन रिसेसिव का। चौथा नंबर कंडीशन, 4 नंबर कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर डिजीज डोमिनेंट हुआ तो पेरेंट में भी दिखेगा। ये बात याद रखना है, ये बात याद रखिएगा। अगर डिजीज डोमिनेंट हुआ तो पेरेंट में भी दिखेगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखेगा, क्योंकि प्रभावी जो होता है वो अपने लक्षण को, आप पढ़े हुए हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर F1 जनरेशन में, अगर पेरेंटल में डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट आता है। पढ़े कि नहीं बात को। तो डोमिनेंट अगर डिजीज अगर डोमिनेंट हुआ, अगर डिजीज मान लिया क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ, तब क्या होगा, लिखना है इफ डिजीज इज डोमिनेंट, या इफ डिजीज आर डोमिनेंट। यदि बीमारी क्या हो, यदि बीमारी प्रभावी हो, यदि सब कंडीशन है याद रखना है, यदि बीमारी क्या हो, यदि बीमारी
प्रभावी हो, यदि बीमारी प्रभावी हो तब क्या होगा सर? यदि बीमारी प्रभावी अगर होगा ना तो ये सोन इन पेरेंट, सोन इन पेरेंट यानी कि ये जनक में दिखेगा। एंड ऑल्सो shown in नेक्स्ट जनरेशन, और अगले पीढ़ी में भी दिखेगा। बात समझ में आया? हम क्या बोले? यदि बीमारी प्रभावी हो तो इट्स सोन इन पेरेंट, देन दिस डिजीज इज ऑल्सो सोन इन जनरेशन, और यदि सोन इन पेरेंट एंड सोन इन नेक्स्ट जनरेशन। हो गया? लिख लिए। यदि बीमारी प्रभावी हो तो लिख लेंगे तो, इसका हिंदी तो हो तो जनक तथा अगले पीढ़ी में रोग होगा। बात ध्यान रखेंगे, या दिखेगा। ये बातें आप लोग को याद रखना है। देखिए, अगर बीमारी, मान लीजिए हम क्या बोले हैं, बीमारी अगर सपोज प्रभावी है, प्रभावी बीमारी को तो हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, एक होता है उसमें हेट्रोजाइगस और दूसरा होता है होमोजाइगस। लेकिन अगर रिसेसिव हो तो ये क्या हो जाएगा? ये होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ये होमोजाइगस होगा, समयुग्मकी होगा। चूंकि रिसेसिव होने के लिए क्या कंडीशन है? होमोजाइगस। लेकिन अगर बीमारी, देखिए बात याद रखिएगा बाबू, अब ये सब बीमारी को आपको समझना है, इसी से समझना है। अगर बीमारी आपका अप्रभावी है ना तो बीमारी क्या होगा? समयुग्मज रोग होगा कि असमयुग्म विषम युग्मज? तो रोग हमेशा समयुग्मज होगा। अगर अप्रभावी रोग है तो वो क्या हो जाएगा? ये होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर उसको कहेंगे। अगर मान लीजिए कि डोमिनेंट डिजीज है यानी कि प्रभावी रोग है, तब प्रभावी रोग दोनों होता है, ये समयुग्मज भी होता है और विषम युग्मज भी होता है। तो उसको वहां देखना होगा कि वो कब समयुग्मज होगा और कब विषम युग्मज होगा, वो कंडीशन को देखना होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, यदि बीमारी प्रभावी हो यानी कि अगर डिजीज आपने चेक किया, डिजीज पता चला कि डोमिनेंट डिजीज है, डिजीज अगर डोमिनेंट है, चाहे दे दिया है क्वेश्चन में कि बीमारी प्रभावी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बीमारी जनक में भी दिखेगा, सॉरी पेरेंट है यानी जनक में भी दिखेगा, पेरेंट में दिखेगा, जनक, और उसके साथ ही साथ अगले पीढ़ी में भी रोग होगा। ठीक है, यदि बीमारी प्रभावी हो तो जनक तथा अगले पीढ़ी में रोग दिखेगा। यहाँ होगा चाहे दिखेगा लिख लीजिए, होगा या दिखेगा। ठीक है, रोग दिखेगा। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका क्वेश्चन हम सॉल्व जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ये सब क्लियर होते चला जाएगा। चलिए अब देखिएगा 5वें नंबर पॉइंट में आइए। अच्छा, 5वें नंबर में लिख लेंगे यदि रोग, ये बात, ये सब कंडीशन है जो एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने में याद रखना है। यदि रोग क्या हो? रिसेसिव हो। रिसेसिव मतलब अप्रभावी हो, अप्रभावी हो। यदि रोग अप्रभावी हो यानी रिसेसिव हो तो कोई जरूरी नहीं है, तो ये बात याद रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट में, पेरेंटल जनरेशन यानी जनक के पीढ़ी में दिखे। तो कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंटल जनरेशन यानी कि जनक के पीढ़ी में, पेरेंटल जनरेशन मतलब जनक की पीढ़ी, जनक की पीढ़ी में दिखे। ठीक है, ये बात याद रखना है। यदि बीमारी क्या है? यदि बीमारी रिसेसिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जनक में दिखे यानी पेरेंटल जनरेशन में दिखे, लेकिन पेरेंटल जनरेशन में दिखे, लेकिन पेरेंटल जनरेशन में दिखे, लिख लेंगे लेकिन
कई बार, लेकिन कई बार जेनरेशन में, लेकिन कई बार जेनरेशन में, जेनरेशन मतलब पीढ़ी, अगले पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में दिखाई देगा, दिखाई देगा। ये बात याद रखना है। यदि रोग रिसेसिव है, यदि रोग रिसेसिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिजीज किसमें दिखे, तो कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंटल जनरेशन में दिखे। यदि रोग रिसेसिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि रोग पेरेंटल जनरेशन में दिखे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जनरेशन में शो हो जाता है, ठीक है, या हो जाएगा, कई बार जनरेशन में दिखाई दे देगा। बात समझ में आया? कई बार जनरेशन में दिखाई देगा। अब आ जाइए नेक्स्ट छठे पॉइंट में। यदि यदि डिजीज, यदि डिजीज एक्स लिंक्ड हो, एक्स लिंक्ड हो, ठीक है, यदि डिजीज एक्स लिंक्ड हो तो, लिंक्ड हो, एक्स लिंक्ड मतलब सर एक्स सहलगन, एक्स सहलगन, यदि रोग एक्स सहलगन होगा, यदि रोग एक्स सहलगन होगा तो यह नर तथा मादा में, मादा दोनों में दिखेगा, मादा दोनों में दिखेगा, ठीक है। ये सब कंडीशन है। यदि रोग एक्स सहलगन हो तो यह नर तथा मादा दोनों में दिखता है, ठीक है। और यदि वाई सहलगन हुआ, यदि हम क्या बोले, यदि रोग एक्स सहलगन में हो तो यह नर या मादा दोनों में ही दिखता है, नर या मादा दोनों में दिखेगा, ठीक है। लेकिन यदि रोग यानी कि डिजीज वाई लिंक्ड हुआ, वाई लिंक्ड मतलब वाई क्रोमोजोम पर अगर मौजूद हो, एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोजोम पर मौजूद हो, एक्स क्रोमोजोम पर अगर मौजूद है डिजीज तो यानी कि वो एक्स लिंक्ड डिजीज कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ एक्स क्रोमोजोम तो मेल और फीमेल दोनों में होता है, तो यानी कि वह बीमारी नर या मादा दोनों में होगा, ठीक है, नर या मादा दोनों में होगा, ये बात याद रखिएगा, वो नर या मादा दोनों में होगा। और यदि रोग वाई लिंक्ड हो, यदि रोग वाई लिंक्ड हो तो यह किसमें दिखेगा, तो यह मेल में, फीमेल में तो दिखेगा नहीं क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोजोम नहीं होता है। तो यदि रोग वाई लिंक्ड हो यानी वाई सहलगन हो तो यह केवल नर में दिखेगा। बस इतना कंडीशन जो है आपको याद रखना है समझ में? ये कंडीशन अगर आपको याद है तो अब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अरे आया समझ में? देखिए हम क्या बोले हैं, कुछ कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन पे गौर करना है आप सभी को। हम क्या बोले हैं, सबसे पहले शर्त क्या है इसका, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शर्त क्या है सर? शर्त यही है, इसका शर्त यही है कि सबसे पहले कंडीशन है कि इसका क्वेश्चन बनाने के लिए आपको चेकर बोर्ड मेथड आना चाहिए। चेकर बोर्ड विधि का उपयोग करेंगे। अगर देखेंगे कि डोमिनेंट डिजीज है, अगर डिजीज डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में डोमिनेंट होमोजाइगस भी होता है और हेट्रोजाइगस भी होता है। यानी कि डोमिनेंट बीमारी, प्रभावी बीमारी जो है, प्रभावी रोग, ये समयुग्मज भी होते हैं, दोनों समान कैपिटल डी, और प्रभावी बीमारी कैपिटल डी स्मॉल डी भी होता है। अच्छा, यानी कि ये विषम युग्मज भी होते हैं। रिसेसिव डिजीज अगर होगा, अप्रभावी रोग अगर होगा तो स्मॉल डी होगा, यानी कि हमेशा और हमेशा स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ, ये केवल और केवल होमोजाइगस होगा, यानी कि समयुग्मज होगा। बात याद रखिएगा, अप्रभावी रोग हमेशा होमोजाइगस होता है। अच्छा, अगर डिजीज जो है प्रभावी हो, यदि डिजीज प्रभावी हो तो जनक तथा अगले पीढ़ी में रोग दिखेगा, जनक में भी रोग दिखेगा अगर प्रभावी रोग है तो, और अगले पीढ़ी में भी दिखेगा। लेकिन अगर रोग रिसेसिव हो, यदि रोग अप्रभावी हो तो जरूरी नहीं है कि वो पेरेंटल जनरेशन में यानी कि जनक के पीढ़ी में दिखे, लेकिन कई बार ये
नेक्स्ट जनरेशन में, अगले पीढ़ी में दिखाई देता है। ये बात याद रखना है। अगर अप्रभावी रोग है तो जनक में तो नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि जनक में नहीं है, लेकिन वो क्या संतति में है, नेक्स्ट जनरेशन में है। ठीक है, जनरेशन तो आप लोग को बता दिए हैं कैसे जाना जाता है। जैसे ऊपर में ही हम आप लोग को एक बार जब बताए थे, ये देखिए जस्ट इसके पहले आपको बताया गया था। जैसे मान लीजिए सिंबल हो गया, हाँ यहाँ देखेंगे, ये इसलिए पहले आपको बताया है ये सब। यहाँ अगर मान लीजिए कि ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन यानी जनक की पीढ़ी। ये हो गया F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन, बात समझ में आया? F1 जनरेशन। अच्छा, इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, बात समझ में आया? ऐसे भी आप लिख सकते हैं, F1 F2 भी लिख सकते हैं, चाहे आप बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। तो इस तरह से ये जनरेशन वाइज जनरेशन। तो हम क्या बोले हैं, अगर मान लीजिए कि रोग किसमें हो, अगर मान लीजिए कि रोग अगर प्रभावी है तो ये जनक में भी होगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा। अगर रोग अप्रभावी है तो कोई जरूर नहीं है कि वो किसमें हो, जनक में हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में होता है। ठीक है, ये बात आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। यदि रोग एक्स लिंक्ड होगा तो ये नर या मादा दोनों में दिखेगा, नर या मादा में दिखेगा, नर या मादा में दिखेगा। कब? जब एक्स लिंक्ड होगा। तो क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये मेल पर भी होता है और फीमेल में भी होता है, फीमेल पर भी होता है। ठीक है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में होता है, इसलिए एक्स लिंक्ड अगर डिजीज है, मतलब एक्स सहलगन रोग अगर है तो वो नर में भी होगा और मादा में भी होगा। और यदि रोग सिर्फ वाई लिंक्ड है तो यह केवल नर में होगा, मादा में नहीं होगा। बस ये कंडीशन है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एक बार नोट कर लेंगे इस सभी पॉइंट को। चलिए एक बार एक कंडीशन देखिएगा। देखिए जितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व करिएगा उतना नया नया कंडीशन आपको मिलते चला जाएगा। कुछ इसमें कंडीशन और हम लोग को जोड़ लेना है। जैसे मान लीजिए हम आपको क्या बताए हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। पूरे कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा ये क्वेश्चन इसका जो होता है थोड़ा समझिए उल्टा फुल्टा टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसको आपको समझने के लिए पूरा उल्टा फुल्टा टाइप का कंडीशन को याद कर लेना होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको बातें याद रखना होगा। कंडीशन क्या है कि पहले तो पनेट चेकर बोर्ड आपको याद रहना चाहिए, उसका उपयोग करना है। दूसरी बात क्या है ना इसमें कि आपको डोमिनेंट डिजीज अगर मान लीजिए मिलता है, आपको पता है बाबू अगर डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट प्रभावी, तो आप पढ़ रहे थे प्रभावी के बारे में, आप पढ़े थे कि सर प्रभावी जो है ना ये कैपिटल टी यानी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है ना। प्रभावी लक्षण दो तरह से होता है। ये डोमिनेंट हो गया, बड़े अक्षर से हम लोग प्रभावी को लिखते हैं, तो प्रभावी या तो कैपिटल टी हो गया, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज में आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डिजीज में कैपिटल डी, अगर डिजीज को हम लोग डी से सूचित करते हैं तो कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी ऐसे तो लिख सकते हैं। तो डिजीज अगर होमोजाइगस, देखिए कैपिटल डी होगा तो ये होमोजाइगस हो गया, यानी कि समयुग्मज हो गया। और अगर कैपिटल डी स्मॉल डी हुआ तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस, विषम युग्मज। विषम युग्मज किसको कह रहे हैं? विषम युग्मज इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग लक्षण है, कैपिटल डी है स्मॉल डी है, दो अलग अलग है। कैपिटल दोनों अलग अलग है, एक ही लक्षण के दो अलग अलग ये ट्रेट हो गए। अच्छा, कैपिटल डी एक साथ हुआ तो ये समयुग्मज हो गया, ये भी समयुग्मज हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए डिजीज जो है ये प्रभावी हो लेकिन समयुग्मज वाला प्रभावी हो, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हो, तब क्या होगा? और अगर डिजीज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो तब क्या होगा? तो अगर बाबू ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा ना, तो पेरेंटल जनरेशन में डिजीज अगर है तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जितना संतति उत्पन्न होगी उस सबको बीमारी होना चाहिए। ये बातें याद रखना है। अगर बीमारी, सर अगर मान लीजिए बीमारी प्रभावी है तो वहां हम कैसे मानेंगे? वो लिख के दे दिया कि डिजीज यहाँ डोमिनेंट है, तो हमको कैसे, जीनोटाइप आपको खुद से लिखना होता है एग्जाम में, तो जीनोटाइप कैसे लिखिएगा? तो वहां आप कैसे ये कंडीशन बताइएगा कि वहां ये कैपिटल डी होगा कि कैपिटल डी स्मॉल डी होगा? तो अगर प्रभावी रोग है
और उसमें बोल दिया प्रभावी रोग है, तो पहले आप देखेंगे वहां पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में क्या दिया है। अगर मान लीजिए खंडा इस तरह का कुछ है, ये मेल है, इस बेचारे मेल को बीमारी है, इनकी शादी होती है, और यहाँ बोल दिया कि डिजीज कौन सा है, डिजीज कौन सा है सर, डिजीज है डोमिनेंट। क्या है जी, डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब डिजीज प्रभावी है। अच्छा, अगर जैसे ही बोल दिया कि डिजीज प्रभावी है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, डिजीज प्रभावी है, चलिए ठीक है। अब आपके सामने ये वो खुद से बनाया हुआ ये इस तरह से एक पेडिग्री एनालिसिस दे देगा, खुद का बना हुआ एक पेडिग्री एनालिसिस दे देगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या देखे, इस तरह का कुछ एनालिसिस होगा। थोड़ा इसको अच्छा, अब देखिए कुछ इस तरह का हो गया। अच्छा, इसको भी डिजीज है। अच्छा, इसके बीच जो है, इनसे शादी हुआ, ये इनके दामाद हो गए ना, बस बात समझ में आ रहा है। ये दूसरे मेल से इनके बेटी का शादी हुआ, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इन दोनों का शादी हुआ, मेल को बीमारी था, इनके बच्चे हुए, 1 2 3 4, 4 बच्चे हुए। एक मेल जिसको बीमारी है, फीमेल नहीं, बीमारी नहीं है, मेल बीमारी नहीं है, अब फीमेल इसको भी बीमारी नहीं है। इनका शादी होता है, जैसे इनका शादी हुआ, एक नॉर्मल मेल से शादी हुआ इनके बेटी का। अब इसके बाद 2 चुन्नू मुन्नू होते हैं, एक एक मेल दूसरा फीमेल। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ भी मेल को बीमारी हो गया, यहाँ भी मेल को बीमारी हो गया। एक चीज अब इस चीज ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डोमिनेंट डिजीज है, प्रभावी अगर बीमारी है, अगर बीमारी प्रभावी है तो वो बीमारी, अगर बीमारी बोल दिया प्रभावी है तो आपको कैसे उसमें बनाना है, तो वहां ध्यान में रखिएगा, वहां पे इस तरह का बना के दे दिया है। और डिजीज अगर प्रभावी है तो वहां आप क्या लीजिएगा, ये कैपिटल डी इसको लेंगे, और नहीं तो कैपिटल डी स्मॉल डी लेंगे। हमारे पास दो ही ना कंडीशन है, क्योंकि डिजीज बोल दिया है प्रभावी है, तो जहां डिजीज है वो है प्रभावी, तो या तो कैपिटल डी लेंगे नहीं तो स्मॉल डी लेंगे, कैपिटल डी नहीं तो स्मॉल, कैपिटल डी स्मॉल डी लेंगे। तो बाबू ये कैपिटल डी आपको तब लेना है जब फादर को भी अगर बीमारी हो, यहाँ मैंने एक पेरेंट को अगर डिजीज है किसी एक जनक को, तो नेक्स्ट में सबको बीमारी होना चाहिए, सबको सबको बीमारी होना चाहिए। अब इसके दामाद को बीमारी होने से मतलब नहीं है, लेकिन उनके संतान में बीमारी होना चाहिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी होनी चाहिए, उसके बाद के जनरेशन में भी बीमारी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि वो सिर्फ डोमिनेंट है, वो कैपिटल डी स्मॉल डी वाला, वो तब ये हेटेरोजाइगस है। बात समझ में आया। अगर हेटेरोजाइगस होगा तो पेरेंटल जनरेशन में अगर बीमारी है तो नेक्स्ट जनरेशन में किसी किसी को बीमारी हो सकता है, सबको नहीं होगा लेकिन किसी किसी को होगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो इसे पता चल गया कि सर डोमिनेंट अगर होगा, प्रभावी होगा, तो उसके 2 कंडीशन होंगे, उस सब के बारे में हम आपको उधर बताएंगे, आप उसके लिए टेंशन अभी नहीं लें। बस इतना ध्यान में रखें आप कि डिजीज अगर प्रभावी होगा तो उसको 2 तरह से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी, कैपिटल डी या कैपिटल डी। आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे ये दे देगा, पूछ देगा बताइए यहाँ कैपिटल डी होगा कि स्मॉल डी होगा, ये लिखना होता है आपको। फिर उसके बाद अगर डिजीज रिसेसिव है, यानी कि डिजीज अगर अप्रभावी है, तो अप्रभावी का कंडीशन तो एक एक होता है, स्मॉल डी, यानी डिजीज अगर अप्रभावी है तो हमेशा समयुग्मज होगी, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बोल दिया कि डिजीज अप्रभावी है, तो जहां जहां डिजीज दिया हुआ है गोला में, खंडा में, जहां जहां रंग भरा हुआ है, उस सब पे स्मॉल डी सब पे भर दीजिए बिना सोचे समझे। अगर बोल दिया डिजीज प्रभावी है, तब वहीं आपको थोड़ा टेंशन है कि भाई यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी लिखेंगे कि कैपिटल डी लिखेंगे। तो कैपिटल डी हम तब लिखेंगे जब पेरेंटल जनरेशन में अगर डिजीज है और नेक्स्ट जनरेशन में सबको बीमारी है, तब वहां इसका मतलब कि वो कैपिटल डी वाला डिजीज है, मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर पेरेंटल जनरेशन में डिजीज है और उनके 4 बच्चे हुए नेक्स्ट जनरेशन में, तो 4 में से 2 को बीमारी है, सबको नहीं है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट कौन सा होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी वाला, वो प्योर डोमिनेंट नहीं है। समझ में आया ये बात। अरे तो आपको ये बात पता है, अगर कैपिटल टी 100% कैपिटल टी 100% कैपिटल टी के बीच अगर शादी होगा, क्रॉस होगा, तो इसके संतान जो उत्पन्न होगा क्या कभी बौना हो सकते हैं, नहीं होंगे। तो सीधी सी बात सोचना है कि अगर प्रभावी एकदम
100% अगर प्योर प्रभावी है, प्योर डोमिनेंट है, उसके संतान जो होंगे वो प्योरे ना होंगे जी, सबके सब, उसमें इम्प्योर कहां से आएगा। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराइएगा तो आपको पता है नेक्स्ट जनरेशन में स्मॉल टी भी आने का संभावना रहेगा कि नहीं। बस वही बातें हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। दूसरी बात, यदि डिजीज प्रभावी होगा तो पेरेंटल में भी दिखेगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखेगा। अगर डिजीज अप्रभावी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंटल जनरेशन में दिखे, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि डिजीज एक्स लिंक्ड हो, यदि डिजीज अगर बीमारी एक्स सहलगन है, तो एक्स सहलगन अगर बीमारी है तो एक्स सहलगन मतलब एक्स क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले डिजीज, तो एक्स क्रोमोजोम मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो एक्स सहलगन अगर जीन है तो इसका मतलब कि वो मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। यदि डिजीज वाई लिंक्ड है, बात समझ में आया, अगर एक्स लिंक डिजीज है तो मेल और फीमेल दोनों में भी होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर एक्स सहलगन है और डिजीज अगर मेल पर है तो नेक्स्ट जनरेशन में मेल पर होगा, डिजीज अगर फीमेल पे है तो नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल पे ही होगा, किसी एक पर होता है। बात समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो सब कंडीशन का उपयोग होगा, वहीं पे जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि डिजीज वाई लिंक्ड है यानी कि वाई सहलगन है तो यह केवल नॉर्म में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। अगर बोल दिया कि वाई लिंक्ड डिजीज है तो आप वहां पे खंडा जो बनाएंगे उसमें मेल वाला को डिजीज दिखाएंगे, फीमेल पे नहीं दिखाएंगे। अच्छा, अब सुनिएगा, अब दो कंडीशन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। यदि डिजीज होमोजाइगस डोमिनेंट है, डिजीज क्या है, यदि डिजीज होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी कि समयुग्मज प्रभावी है, यदि डिजीज समयुग्मज प्रभावी है तो नेक्स्ट जनरेशन में सबको डिजीज होगा, जितना भी है सबको हो जाएगा। ये हम एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूफ करके आपको बताते हैं। अच्छा, यदि डिजीज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल डी, डोमिनेंट मतलब प्रभावी यानी बड़े अक्षर में लिखा हुआ होना चाहिए, और होमोजाइगस यानी समयुग्मज दोनों के दोनों बड़े अक्षर में होना चाहिए, जैसे कैपिटल डी। अगर मान लीजिए कि डिजीज होम हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के ब्रैकेट में क्या कर दीजिएगा, इसके ब्रैकेट में लिख देना है, अगर डिजीज हम क्या बोले, यदि डिजीज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है यानी कैपिटल डी स्मॉल डी है तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज सबको नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में सबको नहीं होगा। कैसा नहीं होगा सर? आइए अब हम लोग दो कंडीशन को लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कंडीशन है, कंडीशन हम दो को लेते हैं, एक बार में एक हेटेरोजाइगस को एक तरफ लेते हैं और एक तरफ में हम लोग होमोजाइगस को लेते हैं। ठीक है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों को ले रहे हैं। एक तरफ में हम लोग हेटेरोजाइगस, एक बार डिजीज को हम हेटेरोजाइगस लेके देखते हैं और एक बार डिजीज को हम लोग क्या लेके देखते हैं, होमोजाइगस लेके देखते हैं। बात समझ में आया? अरे डिजीज को हम यहाँ हेटेरोजाइगस ले रहे हैं और एक बार में डिजीज को हम लोग होमोजाइगस लेंगे। हेटेरोजाइगस मतलब क्या हुआ, विषम युग्मज। हेटेरोजाइगस मतलब क्या हुआ, विषम युग्मज। होमोजाइगस मतलब क्या हुआ, सम युग्मज, सम युग्मज, सम युग्मज। अच्छा आप सुनिए, अगर डिजीज हम क्या बोले हेटेरोजाइगस हो, विषम युग्मज हो, तो डिजीज विषम युग्मज होने के लिए क्या होना चाहिए सर, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये बात क्लियर है? अरे हेटेरो मतलब विषम, तो एगो कैपिटल डी एगो स्मॉल डी। अगर डिजीज मान लीजिए कि होमोजाइगस हो, होमोजाइगस, अच्छा ये क्या चीज का बात हो रहा है, ये सब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस रिसेसिव की बात हो रही है। ये हम लोग बात किसका कर रहे हैं, ये डोमिनेंट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब हम ये प्रभावी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभावी दो तरह का होता है ना जी सर, प्रभावी चूंकि रिसेसिव बेचारा तो हमेशा स्मॉल डी वो तो एक एक होबे करेगा, समयुग्मज होगा, लेकिन ये प्रभावी जो होगा ये दोनों होगा, प्रभावी दोनों होगा। ये हेटेरोजाइगस भी हो जाएगा प्रभावी, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी, और नहीं तो ये समयुग्मज हो जाएगा, यानी समयुग्मज बोलने का मतलब हुआ कैपिटल डी, यही ना हो सकता है जी सर, ये दो कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, एक मिनट दीजिए। चलिए, अब इस कंडीशन में हम लोग को क्रॉस कराना है, क्रॉस करके हम इसको दोनों को प्रूफ कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम यही बोले हैं
कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, विषम युग्मज में क्या होगा। मान लीजिए कि एक कैपिटल डी स्मॉल डी है, जिसमें डिजीज क्या है, डिजीज प्रेजेंट है। डिजीज किस में है, तो डिजीज प्रेजेंट है विषम युग्मज में। तो यहाँ यानी कि यहाँ डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज प्रेजेंट ऐसे लिख देते हैं, प्लस एंटी यानी प्रेजेंट। अच्छा, इसका क्रॉस हम उसके साथ कराते हैं जिसको डिजीज नहीं है, यानी कि डिजीज यहाँ अप्रभावी थोड़े है, डिजीज प्रभावी में है। डिजीज यहाँ क्या चीज में देख रहे हैं हम लोग, प्रभावी में। तो हम अप्रभावी के साथ क्रॉस अगर करा रहे हैं तो ये बात ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ डिजीज क्या है जी, यहाँ डिजीज ऑब्सेंट है, यानी माइनस एंटी लिख देंगे ना, तो ये ऑब्सेंट हो गया शॉर्ट में, अब प्लस एंटी यानी प्रेजेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस कंडीशन में इससे दो तरह का गैमेट कैपिटल डी, मान लीजिए इस तरह से आप जब इसको क्रॉस करिएगा तो इससे आपको क्या क्या बनेगा सर, इससे बन जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है। अच्छा, इससे भी आप दो को बना दीजिए, ऐसे तो एक को बनेगा क्योंकि एक टाइप का ना है स्मॉल डी, ताकि क्रॉस कराने में आपको आसान रहे। ठीक है। अच्छा, पहले वाले का पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर पहले वाले का पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ। ये क्रॉस पुराना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, देखिए हम क्या बोले हैं सर, अगर विषम युग्मज है, अगर विषम युग्मज है तो डिजीज किस में है, विषम युग्मज में अगर है तो इसका क्रॉस हम लोग एक सम युग्मज के साथ करा रहे हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ बीमारी हेटेरोजाइगस में है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में है। ये तो होमोजाइगस रिसेसिव ना है, तो इसमें बीमारी नहीं है। अच्छा, अब इसका जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉस कराइएगा तो क्रॉस कराने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, तो ऊपर से कैपिटल डी आएगा, इस साइड से स्मॉल डी आएगा, इधर से कैपिटल डी आएगा और इस साइड से स्मॉल डी आएगा। यहाँ से स्मॉल डी, ऊपर से भी स्मॉल डी, यहाँ से स्मॉल डी, ऊपर से भी स्मॉल डी। तो डिजीज किसमें था बाबू, बोलिए डिजीज किसमें था। तो सर इसमें डिजीज है, बताए हैं हम आप लोग को, इसमें डिजीज है, यहाँ भी डिजीज है। क्यों, क्योंकि ऊपर नहीं बोल दिए हैं आपको कि डिजीज यहाँ डोमिनेंट में है। तो कौन सा डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में बीमारी है। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जहां जहां आया उसमें बीमारी है, या डोमिनेंट जो आया उसमें बीमारी है, बीमारी डोमिनेंट में है। लेकिन इस समय तो बीमारी नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 50% डिजीज, यहाँ 50% डिजीज कितना परसेंट है, 50% में है, यानी सबको बीमारी हुआ है क्या। यहाँ डिजीज क्या है, यहाँ डिजीज ऑब्सेंट है। तो डिजीज ऑब्सेंट कितना में है सर, 50% में बीमारी जो है अनुपस्थित है और 50% में बीमारी उपस्थित है। तो हम क्या बोले हैं अभी आप लोग को, अगर मान लीजिए कि अगर कंडीशन दे दिया, सीधे बोल दिया बीमारी अगर बोल दिया कि क्या है, बीमारी जो है अगर जैसे मान लीजिए खंडा ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह का एक खंड बना हुआ है, ये मेल को बीमारी है, मेल चाहे फीमेल किसी को भी आप बीमारी दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में इनके मान लीजिए कि 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे में सपोज मान लीजिए कि यहाँ मेल को बीमारी है, यहाँ फीमेल को बीमारी नहीं है, यहाँ फिर मेल को बीमारी है, यहाँ फीमेल को बीमारी नहीं है। चाहे एगो मेल है एगो फीमेल को बीमारी कर दीजिए, ठीक है, दोनों के लिए कहे, किसी के लिए ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि मेरे डिजीज हो गया उसमें नहीं है। चलिए इसमें भी दे दीजिए, एगो मेल है एक फीमेल को डिजीज हम लोग दे दिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देखिए, मान लीजिए कि एक मेल है एक फीमेल को बीमारी है, यहाँ पूरे जनरेशन में बीमारी नहीं है। अब ऊपर में अगर बोल दिया है कि डिजीज कौन सा है, सिर्फ बोल दिया कि ये डिजीज, क्वेश्चन आपको दे दिया डिजीज डोमिनेंट है। कितना क्या बोला है, डिजीज डोमिनेंट है, बस इतना ही बात बोला है। और बोला है इनका जीनोटाइप लिखकर दिखाइए। इनका क्या लिखना है आपको, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप इनका सबका क्या होगा, जीनोटाइप लिखने के लिए बोलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिजीज बोल दिया डोमिनेंट है, तो आंख बंद करके सोचना है कि भाई डिजीज डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के लिए सर 2 कंडीशन हो सकता है, या तो कैपिटल डी और नहीं तो कैपिटल डी या स्मॉल डी, यही ना 2 कंडीशन होगा। तो भाई यहाँ पे कैपिटल डी अगर आप रखिएगा, कैपिटल डी, तब डिजीज इसमें सब में रहना चाहिए। लेकिन क्या डिजीज यहाँ सब में है, नहीं है। तो अगर डिजीज यहाँ सब में नहीं है, ये 2 में है ही नहीं डिजीज, तो सब में नहीं है, मतलब कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो इसलिए होमोजाइगस डोमिनेंट को काट देंगे, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, यानी डिजीज
कैपिटल डी स्मॉल डी में रख देंगे। और जिसमें डिजीज नहीं है उसको स्मॉल डी वो तो बेचारा रिसेसिव तब हो जाएगा, उसको बीमारी ही नहीं है। अब यहाँ ना कि गलती मत कर दीजिएगा कैपिटल डी स्मॉल डी रख के, क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से बोल दिया है बीमारी प्रभावी में है, तब आपको जीनोटाइप लिखना है। तब इसका जीनोटाइप बस वही बात आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे सर? कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। बीमारी जिसमें है वही ना कैपिटल डी स्मॉल डी वाला होगा, बाकी जिसको बीमारी नहीं है वो काहे के लिए बीमारी वाला डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ये स्मॉल डी वाला हो जाएगा। अब समझ में आ गया जीनोटाइप लिखना? बस ऐसे ही जीनोटाइप लिखने के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा, जीनोटाइप आपसे पूछ लेगा। अरे आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं। बोले हम कंडीशन इसका ये वाला एक कंडीशन आपको बता दिए। ये कंडीशन हम सिर्फ किसका बताए हैं? अगर डिजीज डोमिनेंट हो और डोमिनेंट में भी कौन? हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मज हो। चलिए हम लोग अब सम युग्मज वाला कंडीशन को देखा जाए। सम युग्मज वाला कंडीशन, ये बात समझ में आ गया? विषम युग्मज का ये कंडीशन था, इधर जितना भी आपको बनाया है ये सब विषम युग्मज का कंडीशन था, ये सब विषम युग्मज का कंडीशन है और विषम युग्मज के आधार पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन में कैसे पूछता है, यहाँ 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा और 4 दे देगा, पूछेगा 1 का, 2 का, 3 का और 4 का क्या क्या जीनोटाइप होगा बताइए। तो सर 1 का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी, 2 का जीनोटाइप स्मॉल डी, यही जीनोटाइप पूछा हुआ है, यानी जीनी प्रारूप जीनोटाइप। बात समझ में आया? जीनोटाइप आप शुरू से जेनेटिक्स में पढ़ते आते हैं, ठीक है? तो यही बस आपका कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, ये सब जीनोटाइप हो गया। अब जिस नंबर का पूछा हुआ होगा ऑप्शन में आप टिक आउट मार देंगे। क्लियर है? चलिए अब आइए, अगर हम बात कर रहे हैं कि डिजीज सर, डिजीज अगर डोमिनेंट हो पर वो होमोजाइगस हो। होमोजाइगस मतलब एकदम प्योर कैपिटल डी। तो भाई अब कैपिटल डी का क्रॉस आप कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब एगो में बीमारी है, एगो में बीमारी नहीं है। अगर डिजीज मान लीजिए कि ये अगर डिजीज डोमिनेंट और डोमिनेंट में प्योर डोमिनेंट है यानी होमोजाइगस है, सम युग्मज है, तो यानी कि इसमें डिजीज क्या होगा? यहाँ डिजीज शॉर्ट में लिख देते हैं, डिजीज प्रेजेंट होगा, प्लस एंटी यानी प्रेजेंट होगा। यहाँ डिजीज क्या होगा? माइनस एंटी यानी कि अब्सेंट होगा। यहाँ डिजीज अब्सेंट है, यहाँ डिजीज प्रेजेंट है। अब देखिए, अब आइए यहाँ पूरा खेल अब यहाँ शुरू होगा। भाई ये दोनों इसमें से गैमेट आप बनाइएगा, ठीक है? गैमेट बना दिए, दोनों समान है तो ऐसे तो एगो कैपिटल डी निकलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, कैपिटल डी और कैपिटल डी दो अलग अलग तोड़ दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में बात क्या होगा? बराबर ही होगा। तो अब इस कंडीशन में आप देखिए, पहले वाले को पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है? कैपिटल डी और इधर से स्मॉल डी, कैपिटल डी इधर से स्मॉल डी, कैपिटल डी ऊपर से स्मॉल डी, कैपिटल डी ऊपर से स्मॉल डी। अरे यार यहाँ डिजिट किस में नहीं था सर? यहाँ डिजिट स्मॉल डी में डिजिट नहीं था, और अगर डिजिट स्मॉल डी में नहीं था तो यहाँ तो कहीं स्मॉल डी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ सब में डिजिट है, सब में कैपिटल डी आ गया, यानी सब में प्रभावी हो गया। ये अप्रभावी था, अप्रभावी में बीमारी नहीं था, प्रभावी में तो था ना, तो ये तो चारों के चारों कंडीशन डिजीज वाला हो गया। तो सर यहाँ डिजीज होगा, यहाँ डिजीज क्या होगा? यहाँ डिजीज 100% होगा। यहाँ डिजीज जो है ये 100% डिजीज होगा। अरे बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि अब तो समझ में आ गया कि डोमिनेंट अगर आप बोलिएगा, प्रभावी अगर डिजीज में दिया हुआ हो, तो वहां पे चेक आपको करना है। डिजीज खाली बोलेगा प्रभावी है, लेकिन वो कौन सा प्रभावी है? होमोजाइगस प्रभावी है, होमोजाइगस है यानी सम युग्मज प्रभावी है या असम युग्मज में प्रभावी है। तो अब आपके लिए वहां क्या करना होगा? तो पहले देखना होगा असम यानी विषम युग्मज, तो कैपिटल डी स्मॉल डी। देखिए यहाँ डिजीज जो है अगर डोमिनेंट होगा तो दोनों होगा, अप्रभावी भी होगा और प्रभावी भी होगा। लेकिन अप्रभावी के लिए आपको क्या बताए हैं कि अगर पेरेंटल जनरेशन में यानी जनक के पीढ़ी में अगर बीमारी है तो नेक्स्ट जनरेशन में सबको बीमारी नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि विषम युग्मज प्रभावी है। और अगर मान लीजिए कि ये पेरेंटल जनरेशन में किसी एक को बीमारी है और नेक्स्ट जनरेशन में सबको अगर बीमारी हो गया दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो कौन है?
तो सर वो है डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट। बस समझ में आ गया? यानी समयुग्मज प्रभावी है। अरे आया समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें हो तो बोलिए, डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसलिए डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन, अब हम लोग एक पेडिग्री एनालिसिस खींचते हैं। मान लीजिए कि ये मेल को, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो आपको पेडिग्री एनालिसिस बनवाए थे, ये सोचिएगा आप चाहें तो डिजीज इसमें भी रख सकते हैं, किसी एक में डिजीज रख दीजिएगा। ये नहीं बोला हुआ है कि डिजीज किसी में भी है, आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो डिजीज ये दोनों को कर सकते हैं, ये दोनों को फ्री कर सकते हैं, लेकिन हाँ सब में बीमारी मत दिखाइएगा क्योंकि नहीं होता है ना ऐसा। अच्छा मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, हर बार मेल को काहे बीमारी होगा, फीमेल में भी बीमारी बना देते हैं एगो, क्या मेल को दोषी है, बार बार उसी को बीमारी हो। चलिए हम फीमेल को बीमार कर देते हैं, ठीक है, अपने हाथ में है, जिसको बीमार करना है करते रहिए। तो चलिए यहाँ फीमेल को बीमार कर दिए, फीमेल क्या है, बीमार है। अच्छा नेक्स्ट जनरेशन में लेकिन बेचारा इसके जितना संतान हुआ, हम ऐसे क्यों संतान बना रहे हैं, जितना संतान हुआ, जितना संतान हुआ, कुछ संतान को गोलका में से भी रहने दीजिए, मतलब वो मान लीजिए कि 2 लड़की हो गई और 2 लड़का हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, 2 लड़की और 2 लड़के हुए। यहाँ आपने क्या देखा कि सर यहाँ तो ये वाला कंडीशन जो आप लिए थे, स्मॉल डी लिए थे जिसको बीमारी नहीं था, लेकिन एगो लिए थे कैपिटल डी जिसको बीमारी था। इसका मतलब सर यहाँ कैपिटल डी वाला को बीमारी है, मतलब इसमें सबको बीमारी हो गया, तो इसका मतलब कि ये कैपिटल डी है यानी कि डोमिनेंट है, तो सबको बीमारी हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी इसका कैपिटल डी बात समझ में आया? इस तरह से कैपिटल डी इस तरह सब में सभी जनरेशन में बीमारी इसमें हो जाएगा। ये बात समझ में आया? यहाँ सबको बीमारी हो रहा है, लेकिन ऊपर में जो था सबको बीमारी नहीं है। आया अब क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? अभी तो आप बनाए हैं इसका, तो कैपिटल डी नहीं, सॉरी, यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी हो जाएगा। अरे इसका क्रॉस कराइएगा तो यही ना आएगा जी, ऊपर में यही ना आ रहा था, सॉरी हम कैपिटल डी बता दिए थे, ये नहीं होगा, ये आ रहा है चारों लक्षण। तो चारों लक्षण को आप यहाँ भर दिए। अच्छा आप यहाँ देखिए, ये प्रभावी डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस। जब हेट्रोजाइगस है तो सबको बीमारी है, सॉरी सॉरी ये अगर समयुग्मज है यानी होमोजाइगस है तो सबको बीमारी है। अगर यही हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस बीमारी, यहाँ हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मज को बीमारी है, यहाँ विषम युग्मज को, तो ये बीमारी सबको नहीं हुआ है, ये 1 और 4 ही बीमार हैं, बाकी 2 और 3 नंबर वाले बीमार नहीं हैं। क्लियर हुआ? यानी इससे अब समझ में आ गया कि यदि डिजीज होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो सभी को बीमारी होगा, अगर डिजीज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो तो सभी को बीमारी नहीं होगा। तो इस तरह से पेडिग्री को पहचान सकते हैं देखकर। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। चलिए अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अ पेडिग्री इज शोन बिलो, एक पेडिग्री आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। भाई यहाँ क्या बोला है, डिजीज क्या बोला है, डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट या रिसेसिव जो डिजीज है आप कैसे पता करिएगा, अगर आपको पेडिग्री चार्ट दे दे, आप बोले डोमिनेंट कौन है या रिसेसिव कौन, डोमिनेंट है कि रिसेसिव बताइए, तो पता है एकदम बारीकी से आप पहचान सकते हैं। अगर जनक में भी बीमारी है और उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी है, याद रखिएगा वो डोमिनेंट डिजीज होगा। यानी डोमिनेंट डिजीज कभी भी पीढ़ी को एस्किप नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बीमारी है यहाँ नहीं होगा, मतलब इस पीढ़ी में किसी को बीमारी नहीं हो और फिर अगले पीढ़ी में इसमें बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं होता है, तो वो डोमिनेंट नहीं होगा। डोमिनेंट में क्या होगा कि वो पीढ़ी को एस्किप नहीं करेगा। तो ये डोमिनेंट देखिए यहाँ भी है, यहाँ पेरेंटल जनरेशन जनक की पीढ़ी हो गई, ये पहली पीढ़ी हो गई और ये दूसरी पीढ़ी हो गई। तो यहाँ जनक के पीढ़ी में प्रभावी है
जनक की पीढ़ी में भी डिजीज है, ये पहला पीढ़ी में भी डिजीज है, अगले पीढ़ी में, इसके नेक्स्ट पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी में भी डिजीज है, तो ये हो गया प्रभावी। ठीक है, चलिए ऐसा हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, उसके साथ मिलते चलेगा। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए, हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपको भी दिखे कि उसमें आखिर कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है। फंसे तो मेरे पास लेके आइए, हो सकता है कि आपके उस क्वेश्चन से हम भी कुछ नया चीज़ें सीखें कि चलिए यहाँ पे ऐसा हुआ तो वैसा होता है। पेडिग्री एनालिसिस इतना आसानी से आप नहीं सीखिएगा, आप जितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व करिएगा, पेडिग्री एनालिसिस का आप बाप बन जाइएगा। ठीक है, आप किसी को भी किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, बस पहले इसको समझना होगा। अच्छा चलिए, तो कोई नहीं, आपको यहाँ सोचना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। सर ये क्वेश्चन में दे दिया है डोमिनेंट, बस बात खत्म। जैसे बोला बाबू कि ये डिजीज कौन सा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सुन लीजिए। जैसे ही बोला कि क्वेश्चन में डिजीज किस में है, डिजीज डिजीज यानी रोग किसको है, तो डोमिनेंट को है। जैसे ही डोमिनेंट को बोला, इसका मतलब जिसको बीमारी है, यानी यहाँ लड़की को बीमारी है, यहाँ फीमेल को बीमारी है, तो इसका मतलब फीमेल का जीनोटाइप दो गो हो सकता है, या तो कैपिटल ए और नहीं तो कैपिटल ए स्मॉल ए। बात समझ क्लियर है? अगर बीमारी होगा तो या तो ये होमोजाइगस हो गया और ये हेट्रोजाइगस हो गया, यानी सम युग्मज नहीं तो विषम युग्मज, दोनों के दोनों प्रभावी जीनोटाइप हो गए, तो ये होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए जिसमें बीमारी नहीं है, ये तो क्लियर है कि मेल में बीमारी नहीं है, तो मेल में अगर बीमारी नहीं है तो मेल बेचारा निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मेल में अगर बीमारी नहीं है तो इसका जीनोटाइप वो तो स्पष्ट रूप से कंफर्म है कि बेचारे जिसको बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी वाला रिसेसिव हो जाएगा, तो रिसेसिव तो हमेशा स्मॉल ए होगा। ये बात क्लियर है, स्मॉल ए होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलिए, अब यहाँ हमें क्या देखना है कि अब यहाँ पूछा है कि आपको पहला जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, यानी जेनेटिक मेकअप क्या होगा। जेनेटिक मेकअप मतलब होता है जीनोटाइप। ठीक है, अच्छा, यानी जीनोटाइप इसका क्या होगा, तो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, ये तो आपको पता है, पेरेंटल जनरेशन यानी जनक की पीढ़ी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, और ये हो गया क्या, सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ आपको क्या रखना है, अब यहाँ आपको अब प्रॉब्लम क्या सुलझ रहा है, ये तो कन्फर्म हो गया कि सर ये स्मॉल ए होगा, पिताजी का जीनोटाइप स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि पिताजी को बीमारी नहीं है, तो जिसको बीमारी नहीं है यानी कि इसमें डिजीजे नहीं है, डिजीज जो है डिजीज ऑब्सेंट है ना जी, डिजीज ऑब्सेंट है यानी कि बीमारी है ही नहीं, तो जब बीमारी नहीं है तो स्मॉल ए कर देंगे, ये क्लियर है। लेकिन जिसको बीमारी है उसका पूछा जा रहा है, तो अब एक बात आप देखिए, हम आपको बोले हैं कि अब यहाँ आप चाहे तो ये भी आप क्रॉस करा के भी इनके बीच देख सकते हैं, मतलब इसके बीच और इसके बीच क्रॉस करा के देखिए क्या आ रहा है, क्या आएगा, और कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच क्रॉस एक करा के देखिए, इन दोनों में से दोनों का क्रॉस करके देखिए क्या आ रहा है। और नहीं तो एक सिंपल सी तरीका है, आप सीधे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि पेरेंट को डिजीज है, पेरेंट में किसी एक को डिजीज है, अब नेक्स्ट जनरेशन में सबको अगर बीमारी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजाइगस। लिखवाएं ये कंडीशन, होमोजाइगस, ये बात सीधे हम लिखवा दिए हैं कि अगर पेरेंट को बीमारी है और उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसके पूरे संतान में बीमारी है, ये इसका संतान है और ये संतान है, ये दो गो इसका संतान है, बाकी के बारे में हमको कोई मतलब नहीं है, ये दो गो संतान है, ये इनके दामाद हैं और ये इनके पतोह है। समझ में आया? मतलब इनका ये दोनों जनक का बेटा और बेटी, बेटा का शादी जिससे हुआ है वो उनकी पतोह हो गई, और बेटी का शादी जिससे हुआ है ये उनका दामाद हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? तो हम लोग को यहाँ मतलब किससे है, हम लोग को दामाद, अब पतोह से मतलब नहीं, दोनों को अलग भेज दीजिए, हम लोग को मतलब है सिर्फ इनके बेटा बेटी से। चलिए, हम इनके बेटा बेटी में देख रहे हैं क्या दोनों को बीमारी है, तो है, तो सीधी सी बात है वहां डोमिनेंट हो जाएगा, सॉरी वहां ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस होगा, वहां रिसेसिव सॉरी वहां हेटेरोजाइगस डोमिनेंट नहीं होगा, वहां हेटेरोजाइगस नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ हेटेरोजाइगस तब होता जब यहाँ एक को बीमारी है और दूसरे में किसी एक को बीमारी होता, दोनों को नहीं होता, यानी दो संतान है या दोनों को बीमारी अगर हो गया तब तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। बस समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छा,
तो इसलिए ये कंफर्म हो गया कि सर यहाँ पे कैपिटल ए ही होगा। अब चलिए ना एक बार एक काम करते हैं ना, एक बार हम लोग अभी क्रॉस करके देख लेते हैं। क्रॉस करके भी चेक कर सकते हैं आप। कैपिटल ए को, इस कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ आप क्रॉस कराइए। पहले का तो आपको पता है इसमें सब के सब क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे, यानी सबको डिजीज होगा, सबको डिजीज होगा, मतलब सब के सब अफेक्टेड होंगे। बात समझ में आया? मतलब दो गो कंडीशन हम लोग के पास है। हमारे पास कैपिटल ए है, जैसे डोमिनेंट बोला तो या तो कैपिटल ए होगा, नहीं तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। पर इसमें से कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए में से कौन होगा, ये पता करने के लिए हम इसको अप्रभावी के साथ, मतलब जिसमें बीमारी नहीं है उसके साथ क्रॉस करा के देखेंगे। अब क्रॉस करा के देख रहे हैं तो सबके सब अफेक्टेड हो गया, यानी सबको बीमारी है। तो क्या यहाँ देखिए, क्या यहाँ सबको बीमारी है? सबको बीमारी है, इसके सभी संतति प्रभावित है, तो इसका मतलब कि कैपिटल ए ही होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं होगा। अब चलिए ना एक काम करते हैं, मान लीजिए कैपिटल ए, आप दूसरा भी क्रॉस करा के देख लीजिए, दूसरा क्रॉस भी करा के देख लीजिए। दूसरा क्रॉस कराइए, क्या होगा दूसरा नंबर में? सर दूसरे नंबर में था कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हेटेरोजाइगस का क्रॉस हम जिसमें डिजीज नहीं है रिसेसिव के साथ कराते हैं, तो सर इससे तो आपको आ जाएगा, इससे ये देखिएगा दो गैमेट इससे बना लीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस कराने में आसानी होगी। पहले वाले का पहला के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे के साथ, फिर पहले का पहले के साथ, फिर पहले का सॉरी दूसरे का पहले के साथ, और दूसरे का दूसरे के साथ। ऊपर से कैपिटल ए, इधर से स्मॉल ए, ऊपर से कैपिटल ए, इधर से स्मॉल ए, इधर स्मॉल ए, इधर स्मॉल ए। अच्छा सर यहाँ आ रहा है कि आधा को बीमारी होगा और आधा को बीमारी नहीं होगा, यही ना है? यानी कि यहाँ आधा बीमारी होगा और आधा को बीमारी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ आधे को बीमारी नहीं है। क्या यहाँ आधे को बीमारी नहीं है क्या इसमें, इसके संतान में? सर संतान में तो दोनों को बीमारी है, तो इसका मतलब कि ये कंफर्म हो गया कि कैपिटल ए ही होगा, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। और ये बात याद रखेंगे, अगर माता पिता में से किसी एक को बीमारी है और नेक्स्ट जनरेशन में उनके सभी संतानों में बीमारी है, तो बस आंख बंद करके एक बार बोल देना है कि वो क्या होगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, बस। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट यानी समयुग्मज डोमिनेंट होगा, इसलिए इसका जीनोटाइप कैपिटल ए होगा और इसका स्मॉल ए हो गया। तो अगर पेरेंटल जनरेशन का पूछा होता तो आप ये टिक आउट करते। चलिए, तो ये हमको कंफर्म हो गया कि हाँ ये कैपिटल ए होगा, जिसको डिजीज हुआ है वो क्या होगा, वो कैपिटल ए होगा, जिसको डिजीज नहीं हुआ स्मॉल ए होगा। तो अब डिजीज वाले को इसके बीच क्रॉस करा के देख लेना है। क्रॉस जब कराइएगा तब क्या होगा, सर क्रॉस जैसे ही कराएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए से, तो ये आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्रॉस कराने आता है ना जी सर, कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए के साथ कराएंगे, ये दोनों समान है तो इससे एगो कैपिटल ए आया, ये एगो दोनों समान है तो एगो स्मॉल ए आया, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। ये समझ में आया? तो यानी कि यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा स्मॉल ए। तो जिसको भी बीमारी नहीं है वो सब स्मॉल ए रिसेसिव, जिसको बीमारी है वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबका? क्योंकि इसके बीच क्रॉस कराइएगा तो यहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका कंफर्म हो गया कि फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, यही ना आ रहा है जी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? देख लेंगे, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो हम सॉल्यूशन इधर किए हुए हैं। सबसे पहले देखना है, अगर डोमिनेंट दिया है तो डिजीज डोमिनेंट है तो दो गो कंडीशन होगा, कैपिटल ए नहीं तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा, अगर डिजीज मान लीजिए कि डिजीज नहीं है जिसमें, तो वो हो जाएगा रिसेसिव, यानी स्मॉल ए। रिसेसिव तो हमेशा स्मॉल ए होता है। चलिए, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, अब आपको कंफर्म करना है कि डोमिनेंट तो दो कंडीशन में ना होता है, एक तो होमोजाइगस और दूसरा हेट्रोजाइगस। तो हम होमोजाइगस को रखें कि हेट्रोजाइगस को, तो अब क्या करिएगा, आप एक बार इसके साथ और इसके साथ क्रॉस करा के देखिए क्या आ रहा है। तो जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो यहाँ आया है सबको डिजीज है, तो यहाँ देखिए क्या यहाँ सबको डिजीज है, इन दोनों के क्रॉस के बीच, क्रॉस के बाद क्या सबको डिजीज है इनके संतति में, तो हाँ है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे
ये कैपिटल ए ही जीनोटाइप होगा। ठीक है, यानी कैपिटल ए ही जीनोटाइप होगा। अच्छा, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, कहीं अगर आपका मन, आपको एक बार और क्रॉस करा के कंफर्म करिए, तो कैपिटल ए अब स्मॉल ए के बीच स्मॉल ए का क्रॉस कराइए। ठीक है, मतलब कि अब आप ये पहला वाला का क्रॉस कर ना लिए हैं, इसका कर लिया, अभी इसके और इसके बीच करा के देखिए। तो सर जब उसके उसके बीच, ये दोनों के बीच कराएंगे, तब ये 50% डिजीज वाला और 50% बिना डिजीज का होगा। लेकिन यहाँ जो कंडीशन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ तो 50% ये डिजीज या बिना डिजीज का थोड़ी है, दोनों के दोनों डिजीज वाला है। तो इसका मतलब 100% यहाँ डिजीज आया है संतान में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कैपिटल ए लेना होगा। अब कैपिटल ए स्मॉल ए इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराइएगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए जहां आएगा, जहां जहां ये डोमिनेंट जाएगा, वो सब बीमारी वाला में चला जाएगा, जीनोटाइप। जैसे देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए का स्मॉल ए के साथ जब क्रॉस कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए प्राप्त होगा। तो इस तरह से जहां जहां डिजीज वाला है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, और जिसको डिजीज नहीं है वो रिसेसिव हो जाएगा। इस तरह सब जगह रिसेसिव, जहां जहां डिजीज नहीं है वो रिसेसिव, और जिसको डिजीज है वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। तो पहला जनरेशन का यही हो जाएगा, क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम आप लोगों को और भी बहुत सारा ऑप्शन क्वेश्चन जो है हम बनवा रहे हैं, सॉल्व आप लोगों को करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम फिर यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे। और कुछ क्वेश्चन करा के नेक्स्ट वीडियो आपको, खाली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको केवल और केवल पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन ही कराएंगे। आपको तब तक के लिए अपने से कुछ क्वेश्चन बनाना है जो हम थ्योरी के साथ आपको दिए हैं। बाकी पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन अभी भी बाकी है, इतना समझिए। हम पूरे एकदम शुरू से आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आपको उसमें बताया जाएगा कब एक्स लिंक्ड होगा, कब वाई लिंक्ड होगा, कब ऑटोसोमल होगा, सारा का सारा बारीकी से हम आपको सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको यहाँ तक आप देख लें। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं इसको लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। आप सबके लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, अभी तक हम खाना नहीं खाए हुए हैं, उसके बाद भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखें। 1 बजने जा रहा है और आप सबको भी थोड़ा इस पर मेहनत करना चाहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ओके, और कमेंट ऐसा करें कि थोड़ा हमें भी पढ़ के भूखे नहीं लगे। ओके, थैंक यू।